चलिए गाइस, तो मैं आपका स्वागत करता हूं सीएफए लेवल 1 की क्लासेस में। इससे पहले कि हम यहां पर सीएफए लेवल 1 के बारे में पढ़ाई करें, दोस्तों लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। आई एम प्रवीण खटोड़ एंड आई एम अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट as well as a chartered accountant as well as a certified public accountant CPA. So I became chartered accountant in year 2005. So it's been 20 to 21 years since I'm a chartered accountant. I became CFA in year 2008. So it's been 18 years since I am a CFA, and I qualified CPA in year 2010. So it's been like 16 years. Okay. And after becoming chartered accountant in year 2005, I worked at various places at Bangalore. I worked at Mumbai, and then in year 2008, I moved to America. In America, I worked for 2.5 years, and then I came back to India in year 2010. So since 2010, I'm into teaching field, and I teach mainly chartered accountancy students and chartered financial analyst students, right? So that was all about me. I'm teaching since past 16 years. दोस्तों ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सीएफए कोर्स की। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग कोर्स है। सबसे पहली बात सीएफए, और मैं आपके साथ एक और इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि इंडिया में जब मैंने सीएफए करा था, यानी ईयर 2008 में मैं सीएफए बन चुका था, यानी आई स्टार्टेड माय सीएफए इन ईयर 2006। तब मैंने लेवल 1 क्लियर कर लिया था। देन इन 2007 आई क्लियर्ड लेवल 2 एंड इन ईयर 2008 आई क्लियर्ड लेवल 3। जब मैं सीएफए बना था तब बहुत कम लोग सीएफए कोर्स करते थे। इनफैक्ट उस वक्त शेयर मार्केट का, इक्विटी मार्केट्स का उतना ज्यादा स्कोप नहीं था, या उतना ज्यादा उसका पब्लिसिटी नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में इक्विटी मार्केट्स में हर कोई इन्वेस्ट करता है, और मैंने देखा है कि जो स्कूल वाले स्टूडेंट्स होते हैं, यानी जो 11-12 भी कर रहे हैं, उसमें से भी कुछ कुछ लोग एसआईपी म्यूचुअल फंड में करना शुरू कर देते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स तो मोस्टली स्टार्ट कर ही देते हैं। तो दोस्तों आज की तारीख में ये कोर्स बहुत ही एक्साइटिंग कोर्स है, और इसमें जो हमारा फ्यूचर बन सकता है वो वैसे आपको नॉलेज होगा कि हम सीएफए करने के बाद कहाँ कहाँ पर जॉब हम कर सकते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हमारा स्कोप रहता है। इनफैक्ट आप अगर सर्च करेंगे गूगल पर कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के जो सबसे टॉप नोच पीपल हैं, ही इज अ सीएफए। ही इज अ सीएफए, जो कि पूरे एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। उसमें जो सबसे टॉप पोजीशन पर है, ही इज अ सीएफए। तो दोस्तों सीएफए करके एक तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हमारा स्कोप बनता है, दूसरा ब्रोकिंग इंडस्ट्री में भी हमारा स्कोप बनता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में भी हमारा स्कोप बनता है। जैसे जैसे हम कोर्स करेंगे तो मैं ये भी समझाता जाऊंगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स की निटिग्रिटीज क्या होती है, राइट। आपने ये भी सुना होगा दोस्तों, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, आपने प्राइवेट इक्विटी भी सुना होगा, आपने वेंचर कैपिटलिस्ट भी सुना होगा। इन सभी जगहों पर हमारा स्कोप होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती है जो कि डेटा कलेक्ट, डेटा को प्रोसेस और डेटा को प्रोवाइड करती है फॉर फर्दर रिसर्च। तो डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री में भी हमारे स्कोप बनते हैं, यानी बहुत सारा यहाँ पर स्कोप बनता है। और एक बहुत खास बात सीएफए या किसी भी फाइनेंस के कोर्स की ये होती है कि इनकी बाउंड्रीज नहीं होती, इन कोर्सेज की बाउंड्रीज नहीं होती। जो फाइनेंस हम इंडिया में पढ़ते हैं एग्जैक्ट वही फाइनेंस में अमेरिका में देखकर आया हूं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। हाँ, मैंने जब, क्योंकि मैंने सीए भी किया हुआ है, तो जब मैंने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा तो इनकम टैक्स एक्ट सिर्फ कहाँ का है, इंडिया का। या जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं, या जब हम जीएसटी पढ़ते हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी सिर्फ कहाँ तक है, इंडिया। जैसे आपकी कंट्री चेंज हुई वैसे ही आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो गए। लेकिन फाइनेंस अक्रॉस द ग्लोब सेम लगता है। इक्विटी शेयर्स, शेयर मार्केट यहाँ पर भी, शेयर मार्केट वहां पर भी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इंडिया में भी होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अमेरिका में भी होते हैं, अक्रॉस द ग्लोब होते हैं। तो फाइनेंस का नॉलेज हमारे लिए इंटरनेशनल बाउंड्रीज ओपन कर देता है। क्यों? क्योंकि वो अक्रॉस द ग्लोब सेम लगता है। और दोस्तों ये तो हम कोर्स वैसे ही कहाँ कर रहे हैं, अमेरिका का कर रहे हैं। तो अमेरिका का ये जो कोर्स है ये बहुत सारी कंट्रीज में एप्लीकेबल है। ऑस्ट्रेलिया में भी यही कोर्स चलता है, पूरे यूरोप में यही कोर्स चलता है, अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, उसके नीचे मैक्सिको हुआ, इंडिया हुआ, इंडियन इतने सारे सब कॉन्टिनेंट्स हैं, हर जगह पर सीएफए कोर्स एप्लीकेबल होता है, राइट। तो दोस्तों चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट कोर्स में 3 लेवल्स होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा। लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। तीनों लेवल्स में 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। ये 10 सब्जेक्ट्स सेम होते हैं। लेवल 1 में भी वही 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, लेवल 2 में भी वही, और लेवल 3 में भी वही 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। बस इनका अंदर का कंटेंट चेंज होता चला जाता है। जस्ट लाइक जब हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो हमें इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास फर्स्ट में भी होता है और क्लास 10th में भी होता है, लेकिन सब्जेक्ट का सिर्फ नाम सेम होता है, अंदर का कंटेंट चेंज हो जाता है उसी तरह से।
दोस्तों सीएफए एग्जाम में पासिंग रेशियो अच्छा है, बहुत ही डिसेंट है। और जब मैं डिसेंट बोलता हूं तो मैं कंपेयर करता हूं इसको चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स से, क्योंकि सीए जैसे कोर्स में पासिंग रेशियो होता है रफली 10 से 20% के बीच में, यानी 100 स्टूडेंट्स अगर अपियर करते हैं तो 10 से 20 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई कर पाते हैं, राइट। सीएफए कोर्स का वही पासिंग रेशियो होता है रफली 45% के आसपास, यानी 100 स्टूडेंट्स अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से 45 पास होते हैं। हमें कोशिश करनी है हम उस 45 के अंदर ही आए, क्योंकि कोर्स थोड़ा सा महंगा है। इसमें एक एग्जाम यानी एक बार आपने एग्जाम लिखी तो उसकी कीमत होती है लगभग 1 लाख रुपए के आसपास। अगर पहली बार में नहीं हुआ तो अगली बार फिर से 1 लाख रुपए लगते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कोर्स थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा महंगा है एज कम्पेयर टू द अदर ऑल्टरनेटिव्स, जैसे कि सीए, सीएस या फिर सीएमए जैसे कोर्सेज होते हैं वो रिलेटिवली चीप होते हैं, और ये वाला कोर्स थोड़ा सा महंगा होता है। तो हमें कोशिश करनी है हम पहली बार में ही इस एग्जाम को पास करेंगे। दोस्तों इस पर्टिकुलर कोर्स का कंटेंट क्या है मैं आपको एक बार उसको गो थ्रू करवाता हूं, है ना। और एग्जाम तक हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, यानी हमें कितनी तैयारी अभी करनी है, कितनी उसके सेकंड फेज में करनी है, कितनी उसके थर्ड फेज में करनी है, और कब जाकर हम एग्जाम्स अपियर के करने के काबिल बन जाएंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर गो थ्रू करते हैं एक बार सीएफए का क्यूरिकुलम क्या है, राइट। तो दोस्तों ये है सीएफए लेवल 1 का क्यूरिकुलम आपके सामने। इसमें यहां पर आप देख पा रहे होंगे दैट देयर आर 10 टॉपिक्स। ओके, तो मैं इन टॉपिक्स को आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं और कैसे ये एक सीएफए बनाने में हमें हेल्प करते हैं। दोस्तों अगर आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की समझ होनी चाहिए। क्या आप में से कोई भी जानता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। अच्छा, क्या सिर्फ यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं या बैलेंस शीट में नोट्स टू द अकाउंट्स भी, बैलेंस शीट के नीचे P&L के नीचे नोट्स टू द अकाउंट्स भी होते हैं, फुट नोट्स होते हैं, बहुत सारे तमाम तरह के डिस्क्लोजर्स होते हैं। यानी कहें तो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, आप में से किसी ने कंपनी की कभी एनुअल रिपोर्ट पढ़ी है, देखी है? एनुअल रिपोर्ट्स दोस्तों पहले यानी आज से लगभग 10-15 साल पहले तो एनुअल रिपोर्ट्स घर पर डिलीवर होती थी, जैसे कुरियर घर पर डिलीवर होता है ना, वैसे घर पर एक पूरी किताब डिलीवर होती थी, रफली 200-300 पेज की एक किताब, कई बार कलर्ड किताब, जो कि एनुअल रिपोर्ट होती थी कंपनी की, वो घर पर डिलीवर होती थी। किनको डिलीवर होती थी? जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते थे उनको, राइट। लेकिन आज की तारीख में इको फ्रेंडली मामला है, तो इसलिए वो पेजेस की प्रिंटिंग नहीं होती है, उसकी बजाय पीडीएफ सभी शेयर होल्डर्स को अवेलेबल करवाई जाती है, राइट। तो एनुअल रिपोर्ट आज की तारीख में पीडीएफ बनकर रह गया, जो रफली 200 से 300 पेज की पीडीएफ होती है, राइट। उसे हम कहते हैं एक तरीके से, उसके अंदर सारे के सारे जितने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हैं। आपको नहीं लगता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना आना चाहिए? आना चाहिए, क्योंकि यही तो वो कला है जो आपको बाकी से डिफरेंशिएट करेगी। आज अगर मैं आपको कहूं, मैंने अगर सपोज कीजिए आज एक बहुत छोटा अमाउंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैंने आप सभी को, आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने 1 लाख रुपए दे दिए, मैंने तुमको भी 1 लाख दिए, सभी को 1 लाख दिए, और मैंने बोला कि अब इस 1 लाख रुपए को ठीक 1 साल बाद मिलेंगे और देखते हैं आप में से कौन 1 लाख रुपए को सबसे ज्यादा रुपए बना पाता है। और मैंने कंडीशन लगा दी उसमें कि आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, यानी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी। आप समझते हो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? सेम डे में शेयर्स बाय या फिर सेल करना, दिस इज कॉल्ड एज बाय एंड सेल करना, इज कॉल्ड एज इंट्राडे ट्रेडिंग। मैंने क्या बोला? डे ट्रेडिंग नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करनी है और उस कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाना है, ये काम आपको करना है। तो आपको सबसे पहली स्किल ही क्या चाहिएगी कि आप कंपनीज का एनालिसिस कर पाओ। जैसे मैंने आपके सामने एक कंपनी का नाम रख दिया, मैंने बोला ल्यूपिन नाम की एक कंपनी, आपने भी सुना होगा दोस्तों, है ना, फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये, राइट। ल्यूपिन हुआ, सन फार्मा हुआ, औरबिंदो हुआ, सिप्ला हुआ, राइट, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी हुआ, राइट। तो ये सब क्या है? फार्मास्यूटिकल कंपनी। और मैंने बोला है ल्यूपिन का शेयर मैं सोच रहा हूँ कि खरीदूं, आप जरा मुझे बताओ कि खरीदूं या नहीं खरीदूं, व्हाट विल यू डू? अब सबसे पहले देखेंगे कि ल्यूपिन का शेयर आखिर कितने पर चल रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पर जाता हूँ और एक पर्टिकुलर वेबसाइट को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, और सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर फाइनेंस गूगल करके वेबसाइट है ना, और मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर ल्यूपिन का शेयर सर्च किया। ओके, और मैंने देखा ल्यूपिन का शेयर कितने रुपीस पर चल रहा है? 1940 रुपीस पर चल रहा है, राइट। ये दुनिया में हर किसी को पता है, जो मैंने अभी जस्ट आपके सामने स्क्रीन पर ओपन कर लिया कि ल्यूपिन का शेयर 1940 का भाव है, 1940 का प्राइस है। ये 1940 का प्राइस भारत में कोई भी इंसान बता सकता है, बट इसमें कोई टैलेंट नहीं चाहिए पता करने में। टैलेंट क्या पता करने में चाहिए? कि शेयर की रियल वर्थ क्या है।
इस शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, यानी चीज का दाम तो 1940 है, लेकिन इसकी असली वर्थ वैल्यू क्या है। अब फर्क समझते हो दोस्तों? ये सेलफोन मैंने आपके सामने रखा है ना, और मैंने बोला ये सेलफोन मैं आपको 5000 रुपीज में दे रहा हूं। ये सेलफोन की वर्थ नहीं हुई, ये सेलफोन की प्राइस हुई। मैंने प्राइस 5000 लिखने के बाद 5 के आगे 2 और लगा दिया, 5 के पहले 2 और लगा दिया। मैंने बोला नहीं, ये सेलफोन तो मैं 25000 में दे रहा हूं। क्या सेलफोन की वर्थ चेंज हुई या बस प्राइस चेंज हुई? प्राइस चेंज हुई। पहले प्राइस में 5000 बोल रहा था, अब मैं प्राइस कितना बोल रहा हूं? 25000। मेरा मन करे मैं 25000 कट करके 50000 लिख दूं। इन तीनों ही केसेस में 5000 बोलूं या 25000 बोलूं या 50000 बोलूं, इस सेलफोन की जो वर्थ रियल वैल्यू वो चेंज हुई क्या? नहीं चेंज हुई, राइट। तो दोस्तों जो असली टैलेंट है वो पता करने में कि इस सेलफोन की आगे वर्थ क्या है। सपोज इस सेलफोन की वर्थ है 15,000 रुपीज। 2 मिनट के लिए एक एग्जाम्पल, इससे महंगा है दोस्तों, पर इसकी वर्थ मान लीजिए 15,000 है। विल यू बाय दिस सेल फोन एट 25,000? No. Will you buy this cell phone at 50,000? No. Because the actual price that you would need to pay is more than the worth. लेकिन अगर मैं ये सेलफोन क्या बोलूं 5,000 में, तो आप क्या बोलोगे? सर दे दीजिए, ये रखिए 5,000। आप मुझे 5,000 रुपीज देंगे और मुझसे सेलफोन ले लेंगे विच इज वर्थ 15,000, और आप इसको बाजार में 15,000 में जाकर बेचेंगे, क्योंकि इसकी असली वर्थ कितनी? 15,000, राइट। और यही काम एक एनालिस्ट का है कि शेयर का प्राइस तो 1940 है, दैट्स द प्राइस, बट व्हाट इज द वर्थ ऑफ द शेयर्स। और ये एनालिसिस कंडक्ट करने के लिए अब आपको ल्यूपिन के शेयर की रिसर्च करनी पड़ेगी। और रिसर्च में सबसे पहला काम जो एक एनालिस्ट को करना पड़ता है वो यही करना पड़ता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या कर पाए, एनालिसिस कर पाए। उसको ये समझ में आने चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, और उसको एनालाइज कैसे करना। मैं आपके सामने दोस्तों एक दो एग्जांपल्स रखूंगा तो आपको पता चलेगा कि एनालिसिस किया कैसे जाता है। दोस्तों आप जिस भी शहर में रहते हैं आपने स्कूल बसेस देखी होंगी, है ना। और आज से 10 साल पहले जब आप स्कूल बसेस देखते थे तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आज से 10 साल पहले स्कूल बसेस थोड़ी बड़ी बड़ी होती थी। बड़ी बड़ी मतलब वो 50-60 बच्चों को बिठा सके, बड़ी बड़ी बस होती थी ना। ओके। लेकिन आज की तारीख में क्योंकि शहर में ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया है, राइट, तो स्कूल की बसेस की साइज थोड़ी सी छोटी हो गई है। और अब मैं घुमा फिरा कर बात क्यों करूं, मोस्टली आपने देखा होगा आज की तारीख में अगर कोई भी स्कूल नई बसेस खरीदता है तो वो फोर्स मोटर्स की जो ट्रेवलर गाड़ी आती है, देखा है आपने? फोर्स की ट्रेवलर गाड़ी सुनी है आपने? ट्रैवलर गाड़ी खरीदता है। तो जो आप स्कूल बसेस देखते हैं, है ना, वो मोस्टली आज की तारीख में आप जो ट्रैवलर वाली गाड़ी आती है, ट्रैवलर वाली गाड़ी, है ना, वो खरीदते हैं। आपने देखा है स्कूल बसेस ट्रैवलर के फॉर्म में? ओके। फायदा क्या है उसमें, ट्रैवलर गाड़ी में फायदा क्या है? क्या वो बस जितनी बड़ी है उससे कॉम्पैक्ट है? उससे कॉम्पैक्ट। लेकिन उससे भी छोटी गाड़ियां आती है, उससे भी छोटी गाड़ियां फॉर एग्जांपल इनोवा हो गई। लेकिन इनोवा कोई भी स्कूल नहीं लगाता है, क्योंकि फिर तो उसमें कितने बच्चे बैठ पाएंगे? 7-8 बच्चे। तो बच्चों की संख्या भी थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, गाड़ी की हाइट भी होनी चाहिए ताकि बच्चे उसमें चलकर जा सके। आप इनोवा के अंदर चलकर नहीं जा सकते हो, राइट। तो फोर्स मोटर्स की जो ट्रेवलर गाड़ी थी ना, वो एक परफेक्ट फिट बैठी स्कूल बसेस के लिए। और दूसरी बात एम्बुलेंसेस। एम्बुलेंस एम्बुलेंस में भी दो ही तरह की गाड़ी चलती है बस। एक टाटा की गाड़ी होती है जो कि एम्बुलेंस में यूज होती है, और दूसरी फोर्स मोटर्स की अगेन यही वाली गाड़ी, कौन सी? ट्रेवलर, जिसमें अंदर से सीट निकाल दी जाती है और हॉस्पिटल का पूरा सेटअप कर दिया जाता है। दोस्तों जब 2020 में लॉकडाउन लगा था, है ना, तब स्कूल्स बंद हो गए थे, और मेरे हिसाब से आप लोगों ने भी एंजॉय किए होंगे स्कूल्स ऑनलाइन। और आप तब होंगे कौन सी 8th 9th क्लास में? 9th 10th 8th पास 8th 9th, है ना। ओके। दोस्तों तब जब स्कूल एकदम बंद हो गए थे तो फोर्स मोटर्स के जो भी गाड़ियां बिकनी थी वो बहुत कम बिकी। इनफैक्ट तब उसके पहले उतना ज्यादा ट्रेंड भी नहीं था इनका, क्योंकि इनका सेल्स डाउन हो गया था, तो इनका शेयर्स बुरी तरीके से क्रैश हो गए थे 2020 के आसपास। यानी लगभग 1500 के आसपास इनका एक शेयर मिल रहा था, फोर्स मोटर्स का 1500 रुपए में एक शेयर मिल रहा था, राइट। उस वक्त दोस्तों 2021-22 की बात है, मैंने 20 में तो एनालिसिस नहीं किया था, बट 21-22 के आसपास की बात है। और 21 में भी स्कूल्स बंद ही थे, यानी जहां तक मुझे याद आ रहा है अप्रैल मार्च 2020 से लॉकडाउन जो शुरू हुआ था तो स्कूल खुले ही नहीं थे, बस शायद एग्जाम हम देने गए थे तो गए थे। और आई थिंक 2021 तक भी स्कूल बंद थे। जब स्कूल्स ही बंद है तो बसेस की जरूरत है क्या? नहीं, तो इनका सेल्स उतना ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन एम्बुलेंसेस खूब बिक रही थी,
क्योंकि वो कोविड वाला फेज था, तो वहां पर एम्बुलेंसेस में इन्होंने अच्छा खासा मार्केट कैप्चर करा। और जैसे ही 21 के बाद स्कूल्स ओपन हुए, तो अब तो एम्बुलेंसेस का भी सेल्स ने जोर पकड़ लिया और स्कूल बसेस के सेल्स ने भी जोर पकड़ लिया। दोस्तों उस वक्त मैंने फोर्स मोटर्स का एनालिसिस करा, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, और उस वक्त फोर्स मोटर्स की जो वर्थ आ रही थी, इंट्रिंसिक वर्थ, है ना, मतलब एक मिनट, इंट्रिंसिक वर्थ की मैं बाद में बात करता हूं, इसका जो वैल्यूएशन आ रहा था कि फोर्स मोटर्स पूरी कंपनी कितने वैल्यूएशन पर मिल रही है, तो मुश्किल से ये 3000 करोड़ के आसपास के वैल्यूएशन पर मिल रही थी, यानी पूरी कंपनी कितने में मिल रही थी, 3000 करोड़ में। उसी वक्त मैंने मारुति सुजुकी देखा, उसका वैल्यूएशन था 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, और 2 लाख करोड़ पर मारुति सुजुकी, और ये कंपनी सिर्फ कितने पर, 3000 करोड़ में। तब मैंने इसका एनालिसिस करा, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करी, कंपनीज की मीटिंग्स के बारे में मैंने सुना, उनके अर्निंग्स के कॉन्फ्रेंस कॉल देखे, मैंने इधर उधर से जानकारी निकाली। मैंने कहा बस दम तो है और बिजनेस मॉडल एकदम सही चल रहा है। दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि 2021 के बाद देयर वाज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एज रिवेंज ट्रेवल। क्या बोल रहा हूं मैं, रिवेंज ट्रेवल। रिवेंज ट्रेवल का मतलब क्या था कि जो लोग 2020 और 2021 में घर में बैठे हुए थे, जैसे ही जब लॉकडाउन खुलने लगे, तो हर किसी ने बोला यार बहुत हो गया घर के अंदर, घूम कर आते हैं। इनफैक्ट आपने भी जिस दिन थोड़ी छूट मिली होगी, आपने अपनी बाइक या बाइसिकल निकाली होगी और अपने का एक बार बस चक्कर ही लगाकर आएंगे बाहर, यार देखे तो सही दुनिया कैसी, क्योंकि घर में बैठे बैठे काफी बोर हो गए। ऐसा करा होगा आपने, यार चलना घूम के आते हैं, कोई पर्पस नहीं कहाँ जाना है क्यों जाना है, पर एक बार ना घूम कर आते हैं। तो ये रिवेंज ट्रेवल की थीम चली, और जिसमें वापस से ट्रेवल, टूरिज्म एंड ट्रेवल में ट्रेवलर की गाड़ियां काफी बिकती और ये बिकी। दोस्तों जब मैंने ऐसा पूरा एनालिसिस करा और मैंने फोर्स मोटर्स का शेयर खरीदा, और मैंने फोर्स मोटर्स का शेयर खरीदा था 1600 1700 के आसपास, फिर मेरे खरीदने के बाद वो गिर गया, वो गिरकर 1300 1400 आ गया। मैंने थोड़े से और शेयर्स लिए, फिर मेरे खरीदने के बाद और गिर गया, यानी 1300 1400 के बाद एक्चुअली वो 1100 के आसपास आ गया। और एक पॉइंट मुझे ये भी ध्यान है कि वो 1000 के आसपास भी आ गया था, तब मैंने 1100 के आसपास एक बार और शेयर खरीदा, यानी आई स्टार्टेड बाइंग द शेयर एट 1600 1700, then I bought at 1300 1400, and then I once again bought at 1100। वैसे जो मैंने सबसे पहले खरीदा था ना 1600 पर, उस पर मुझे लॉस है। 1600 का शेयर कितना हो गया, 1100, 500 रुपीज का लॉस है, यानी रफली 30% लॉस के आसपास होता है। बट आई हैड कॉन्फिडेंस ऑन माई रिसर्च कि यार नहीं, मेरी ये रिसर्च गलत नहीं हो सकती, क्योंकि आंखों के सामने दिख रहा है कि थीम वर्क कर रही है। दोस्तों ये जो फोर्स मोटर्स का मैंने शेयर खरीदा था, और मैंने क्या बोला आपको, कितने में खरीदा था मैंने, है ना, 1600 13 1400 एंड देन 1100, राइट। यानी एवरेज बाइंग प्राइस मेरी 1300 1400 के आसपास आई थी, और अभी ये शेयर कितने का हो गया, 18,000। 2 मिनट के लिए 1800 का शेयर 18,000 हो गया, बस आगे एक जीरो और लग गया, यानी कितना हो गया, 10 टाइम्स। और ये जो 10 टाइम्स हुआ, इसमें कोई 10-20 साल नहीं लगे मुझे, 10 टाइम्स करने में मुश्किल से मुझे सिर्फ 2 साल लगे, सिर्फ 2 साल। 2022 तक भी ये शेयर उतने में ही मिलता था। ये देखिए, ये 1 डे का चार्ट है ना। ओके, मैं 1 ईयर के चार्ट पर क्लिक कर रहा हूं। देखिए मैंने 1 ईयर पर क्लिक करा, ऊपर आप देख रहे हैं 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। 1 ईयर में शेयर ने कितना रिटर्न दिया है, 121% रिटर्न। एक साल में कितना रिटर्न, 121% रिटर्न। एफडी अगर करोगे ना जिंदगी में, तो एफडी में कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, 6 7 या 8%, 7% रिटर्न। 10 साल में जाकर एफडी डबल होगी, और 12-13 साल में जाकर आपको ये रिटर्न मिलेगा। तो शेयर मार्केट एक बहुत अच्छा सोर्स है पैसा कमाने का, बट उसमें चाहिए टैलेंट, यार मैं चीजों को एनालाइज कर पाऊं, मैं चीजों को देख पाऊं, सुन पाऊं, समझ पाऊं और एक्ट कर पाऊं। दोस्तों ये तो 1 ईयर का रिटर्न लिखा है मैंने 121%, ये 5 ईयर देखिए, द रिटर्न इज वूपिंग, कितना परसेंट रिटर्न है, 1500% रिटर्न। और सही में क्यों नहीं 1500% रिटर्न, जब मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि मैंने 1100 पर शेयर खरीदा, तो 1100 से आप खुद ही देख लीजिए 17,000 कितना होता है, लगभग 15 गुना के आसपास होता है। ये देखिए यहाँ पर मैं खरीदता रहा, और ये जो शेयर है इसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, कहां तक, 2022-23 तक। यानी अगर 2023 में भी आप मुझसे मिल लेते, तो मैं आपके साथ ये लाइव शेयर करता है कि देखो 1300 पर ये पर्टिकुलर शेयर है, और 2023 से अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 2 से 3 साल के अंदर शेयर कितना गुना हो गया, 10 गुना, राइट। तो ये सारी चीजें हम कब कर पाएंगे, जब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना आता हो, राइट।
और भी शेयर्स है दोस्तों मेरे पास, लेकिन वो अब जैसे जैसे हम आगे जाकर पढ़ेंगे और जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसको हम रियल लाइफ डेटा से कनेक्ट करेंगे तब देखेंगे, राइट। तो पहला वाला सब्जेक्ट क्या है वो आपको समझ में आया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना सीखते हैं, राइट। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। एक बार आपने डेटा का एनालिसिस कर लिया तो अब आपको वैल्यूएशन टेक्निक्स आनी चाहिए कि यार शेयर का वैल्यूएशन कैसे करें। भाई फोर्स मोटर्स का प्राइस तो है बट उसका वैल्यूएशन कैसे पता करें। तो वैल्यूएशन मेथड्स के बारे में हम कहां पर पढ़ते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। जब हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पढ़ते हैं तो हम वैल्यूएशन मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे वैल्यूएशन करें, ठीक है। ओके दोस्तों, ऐसा होता है कि कभी कभी शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है। और अभी की ही बात कर लें, आपको ये तो पता ही है ना कि इंडिया के दो पॉपुलर इंडेक्स है, एक तो निफ्टी है और दूसरा सेंसेक्स है ना। हमारे देश में दो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएसई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा बीएसई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये तो मुंबई में है ना। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, किस शहर में है ये, न्यू दिल्ली, बॉम्बे में ही है। ओके बॉम्बे में ही है। ओके दोस्तों एन बीएसई तो नाम से ही पता चल रहा है इट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ऑब्वियसली वो कहां पर है, मुंबई में, है ना। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली में नहीं है, वो भी मुंबई में ही है, यानी दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस मुंबई में ही है। अच्छा इन दोनों में से जो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन सा है, वो है बीएसई। इनफैक्ट पूरे एशिया का जो सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वो है बीएसई। दोस्तों इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज में से ज्यादा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, एनएसई या बीएसई, कौन सा ज्यादा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई, बीएसई, एनएसई, एनएसई, एनएसई बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई छोटा है। बीएसई है तो बहुत पुराना और चलता भी बहुत था। इनफैक्ट बीएसई का एक छत्र राज था 1991 तक। कब तक, सन 1991 तक। लेकिन आपने दोस्तों वो हर्षद मेहता वाला वो स्कैम 1992 देखा होगा। जब वो स्कैम हुआ था ना तो लोगों का मतलब जो फाइनेंशियल अथॉरिटीज हैं हमारी कंट्री की, जैसे कि सेबी हुआ, उनका विश्वास बीएसई पर से कम हो गया। क्योंकि बीएसई जो स्टॉक एक्सचेंज था वो सारे ब्रोकर्स ने ही मिलकर बनाया था, यानी जो भी सारे ब्रोकर्स थे उन्होंने क्या करा, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। तो जब ये स्कैम हुआ तो लोगों का विश्वास एकदम से स्टॉक मार्केट पर से खत्म हो गया। तब फिर गवर्नमेंट ने जो भी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उन्हें कहा कि क्यों ना आप लोग मिलकर एक और स्टॉक एक्सचेंज क्रिएट करें, कि स्टॉक एक्सचेंज आप लोग सेटअप करें। और वो पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज का नाम था दोस्तों एनएसई। तो एनएसई में बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर एनएसई को एस्टेब्लिश किया है, एनएसई को सेटअप किया है, राइट। और क्योंकि अब इतने सारे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर एनएसई को सेटअप करा तो इसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई गई। और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की वजह से अब जो बड़ा टर्नओवर होता है ना आज की तारीख में, वो कहाँ होता है, एनएसई पर बड़ा टर्नओवर होता है। तो कोई भी आपसे इंटरव्यू में पूछ ले, देखो आप फाइनेंस के इंटरव्यू दोगे तो इतनी बेसिक समझ तो आपको होनी चाहिए कि एनएसई कहाँ है, बीएसई कहाँ है, कौन बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है एंड सो ऑन, ये सब बेसिक है ना। तो दोस्तों एनएसई में आज की तारीख में ज्यादा टर्नओवर होता है एज कंपेयर टू बीएसई। इनफैक्ट अगर 100 रुपए का टर्नओवर बीएसई में होता है तो 1000 रुपए का टर्नओवर एनएसई में होता है। यानी अगर देश में 1100 रुपीज का टर्नओवर हो रहा है तो बीएसई में जितना टर्नओवर होता है ना उसका 10 टाइम्स टर्नओवर कहां पर होता है, एनएसई में होता है, राइट। तो एनएसई इज अ बिगर स्टॉक एक्सचेंज, राइट। तो दोस्तों मैं यहां पर आपको ये बताना चाह रहा था कि जो शेयर मार्केट है ना, वो हर वक्त रिटर्न नहीं देता है। आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं वैसे शेयर मार्केट ऑन एन एवरेज पर एनम कितना रिटर्न देता है, रफली 12% से 15% के आसपास शेयर मार्केट ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न देता है। इनफैक्ट अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने एसआईपी कर रखी म्यूचुअल फंड्स में तो उसका जो ओवर लॉन्गर टाइम होराइजन जो रिटर्न आएगा वो रफली बिटवीन 12 to 15% आएगा। लेकिन अभी आप लोग हकीकत देखना चाहेंगे, मैं यहाँ पर निफ्टी पर क्लिक कर रहा हूं, ये मैंने निफ्टी पर क्लिक कर दिया है। निफ्टी क्या है, जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उन्होंने एक इंडेक्स बना रखा है। क्योंकि क्या है कि हर कोई देश में इस बात में दिलचस्पी रखता है कि यार देश कैसा परफॉर्म कर रहा है, इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। दोस्तों इकोनॉमी के अंदर जो कंपनीज हैं अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही, बढ़िया प्रॉफिट कमा रही, उनके वैल्यूएशंस बढ़ रहे हैं, मतलब इकोनॉमी अप ट्रेंड पर है, बढ़ रही है। लेकिन अगर इनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, इनके शेयर के प्राइसेस कम हो रहे हैं, ओवरऑल इनकी मार्केट वर्थ कम हो रही, मतलब इकोनॉमी अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, राइट। तो जो इंडेक्स है ना जैसे कि निफ्टी है, उसने क्या किया है,
उसने 50 शेयर्स को अपने आप के अंदर रख लिया। 50 शेयर्स में कौन कौन से आ गए? बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे देश की, जैसे कि रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, टीसीएस हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, सब बड़े बड़े नाम है, राइट? हर कोई इनको जानता है। बड़ी बड़ी कंपनीज, 50 कंपनीज उन्होंने कलेक्ट कर ली और उसका एक इंडेक्स बनाया, और ये माना उन्होंने कि जब इन 50 कंपनीज का ऑन एन एवरेज एग्रीगेट बेसिस पर प्राइस बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि इंडेक्स बढ़ रहा है, और जब इन 50 कंपनीज का ऑन एन एवरेज एक एग्रीगेट प्राइस नीचे जाएगा तो हम कहेंगे कि इंडेक्स नीचे जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आज एक दिन में निफ्टी बढ़ा है ना, 0.078% बढ़ा है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ 5 डेज निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया है? 0.82%। ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, ओ निफ्टी ने सब कितना रिटर्न दिया? 0.04, विच इज नथिंग, राइट? 0% रिटर्न, एक महीने में 0% रिटर्न। चलो 6 मंथ्स में देखें, अरे वाह, 6 मंथ्स में कितना परसेंट रिटर्न है? 12%। 1 ईयर देखते हैं, चलो, ओ नेगेटिव रिटर्न। यानी देखा जाए तो पिछले एक साल में क्या शेयर मार्केट ने कोई रिटर्न दिया है? कोई रिटर्न नहीं दिया, कोई रिटर्न नहीं दिया, यानी नेगेटिव 1.84% है। तो अपन इज्जत बचाने के लिए बोलते हैं कि चलो शेयर मार्केट ने 0% रिटर्न दिया, लेकिन यही पैसा अगर हम उसी वक्त गोल्ड में लगा देते, कितना सही एग्जाम्पल दिया आपने आज की तारीख में, गोल्ड, तो गोल्ड तो 50% बढ़ चुका है पिछले एक साल में। सिल्वर में लगा देते तो वो भी 50% बढ़ा हुआ है। इन फैक्ट आप और कुछ भी नहीं करते और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में भी लगा देते ना, तो 7, 8, 9, 10% रिटर्न के आसपास आपको मिल जाता है। आप बैंक में एफडी कर देते तो आपको 8 या 9% के आसपास रिटर्न मिल जाता। जिसकी नेटवर्थ 10 करोड़ रुपए और उसने पूरा पैसा इक्विटी में लगा रखा है, वो आज से 1 ईयर एगो भी 10 करोड़ पर था, आज भी 10 करोड़ पर। लेकिन जिसकी नेटवर्थ 10 करोड़ थी और उसने करेक्ट वक्त पे स्विचिंग कर ली, और स्विचिंग करके उसने देखा यार अब इक्विटी मार्केट्स काफी बढ़ चुके हैं, लेट अस स्विच ओवर टू समवेयर एल्स। कहां लगा दे पैसा? सपोज कीजिए हमने बॉन्ड मार्केट में पैसा लगा दिया। बॉन्ड मार्केट का मतलब क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स, या फिर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आपने नाम सुना होगा, या फिर आपने बजाज फाइनेंस नाम सुना होगा, राइट? एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लोन बांटता है ना, होम लोन्स। बजाज फाइनेंस क्या करता है दोस्तों? आपके क्रेडिट कार्ड्स पर या आप जो कंज्यूमर आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदते हैं उस पर लोन देता है। आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की शॉपिंग करी है? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सेल फोन, लैपटॉप, है ना? ये सब क्या है? सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, और अगर आपको इनको फाइनेंस पर खरीदना है तो जो मोस्ट पॉपुलर नेम इन इंडिया है वो है बजाज फाइनेंस, राइट? दोस्तों, एक एनालिस्ट की सोच इतनी वेल कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि कब कौन सा शेयर बढ़ने वाला है। जैसे मुझे नहीं पता है कि आप लोग लेटेस्ट इवेंट से कितना अपडेटेड हो, लेकिन अभी अभी एकदम ताजा खबर मैं आपको सुना रहा हूं, और अगर आपको पता हो तो आप बताना। गवर्नमेंट ने जीएसटी के रेट्स कम कर दिए। पता है? पता है, पता है, अरे वाह। दोस्तों देखना, अब एक आम इंसान में और खास इंसान में फर्क क्या होता है। आम इंसान जब अपना वो न्यूज़पेपर उठाता है, दैनिक भास्कर हुआ और वो पत्रिका और कौन कौन से न्यूज़पेपर उठाता है, ओह सरकार ने बढ़िया काम करा, जीएसटी की रेट्स कम कर दी, और जीएसटी की रेट्स कम कर दिए तो अब चलो अपने को एसी खरीदना ही था घर पर। अभी तक एसी पर जीएसटी का रेट हुआ करता था 28%, अब वो हो जाएगा 18%। तो वो क्या सोचेगा, वाह ये 10% बचे। यानी अगर 50,000 रुपए का एसी आ रहा है तो अपने लगभग 10% के आसपास बचेंगे, 5-6 हजार रुपए बच जाएंगे। यार एक एसी और चिंटू के कमरे में लगवाना था, ये भी लगवा लेंगे। एक आम इंसान इस तरीके से न्यूज को पढ़ता है, एक एनालिस्ट ऐसे नहीं पढ़ता है। बोलता है 1 मिनट, ये जो न्यूज है इसका कौन सी कंपनीज पर इंपैक्ट आएगा। तो दोस्तों आप डायरेक्ट इंपैक्ट तो सोच ही पा रहे हो कि वोल्टास नाम की कंपनी है, उस पर डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा जीएसटी के रेट्स के कट का, आएगा या नहीं आएगा? ओके, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ वोल्टास के शेयर्स ने आखिर किस तरीके से परफॉर्म किया। ओके, तो इस न्यूज आइटम पर वोल्टास के शेयर ने कैसा परफॉर्म किया, कैसा रिएक्शन दिया, ये देखिए दोस्तों आप यहाँ पर, है ना? 1 डे का होराइजन मत लीजिएगा कभी भी, क्योंकि शेयर मार्केट में धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि वो जब चीजें होती है तब रिएक्ट नहीं करता है, उसके पहले ही रिएक्ट कर जाता है। तो आप पिछले 5 दिनों में देखिए, तो वो वोल्टास का शेयर कितना बढ़ा है? 3%। अगर हम 1 मिनट में देखें तो कितना बढ़ा है? 4% के आसपास बढ़ा है, राइट? ओवर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स देखें तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा। उसके पीछे रीजंस है, क्योंकि इस बार जो समर सीजन आया था ना, उसमें समर जैसा कुछ था ही नहीं। अगर आपको ध्यान होगा जो 2025 में समर सीजन था, उसमें समर कम था और वो रेनी सीजन ज्यादा था, तो लोगों ने एसी और जो कूलर है उस पर खर्चा ही नहीं करा, इसलिए वोल्टास के शेयर ने परफॉर्म नहीं करा, राइट? लेकिन फिर भी इस न्यूज की वजह से ये जो शेयर ठंडा पड़ा हुआ था ये थोड़ा सा चल पड़ा, रफली 5% रिटर्न दे दिया, है ना? ये तो हुआ बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट, है ना? इसकी तो मैं बात ही नहीं करूं। मैंने बताया क्या दिमाग लगाया, मैंने बोला प्रवीण जैसे ही कंज्यूमर आइटम्स पर जीएसटी की रेट्स कम हो रही, सिर्फ एसी पर कम नहीं हुए, बहुत सारी कंज्यूमर आइटम्स पर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर रेट्स कम हो गए,
तो अब कंज्यूमर क्या करेंगे, इन चीजों को खरीदने जाएंगे, और खरीदने जाएंगे तो अब वो बजाज का कार्ड यूज करेंगे, जिसकी वजह से बजाज का जो फाइनेंस का वो रेवेन्यू है वो और ज्यादा बढ़ेगा। और दोस्तों ये देखिए बजाज के अगर आप शेयर्स देखेंगे, है ना, यहाँ पर मैं बजाज फिनसर्व ले रहा हूँ, है ना, आपने भी नाम सुना होगा बजाज फिनसर्व, राइट। ये देखिए दोस्तों बजाज फिनसर्व ने 5 दिन में कितना रिटर्न दे दिया, 5%। और एक और बात, क्योंकि मैं आज आपसे लाइव बात कर रहा हूं, तो जीएसटी के रेट्स तो आज कम करे सरकार ने, पर इसका अनाउंसमेंट आज करा था, पहले ही कर दिया था, पहले ही कर दिया था। और उन्होंने इतनी हिंट दे दी थी कि हम कंज्यूमर को फायदा पहुंचाएंगे, और कंज्यूमर को फायदा पहुंचाएंगे यानी जो एफएमसीजी गुड्स होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, उसके अंदर ये भी आते हैं, हम इन चीजों पर रेट्स कम करेंगे। तो आज से 7 दिन पहले ही मैंने दिमाग लगा लिया था कि जैसे ही जीएसटी के रेट्स कम होंगे, ये जो कंपनीज है जो डायरेक्टली इंपैक्ट हो रही है, इनके तो शेयर्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। पर मैंने कहा वो तो छोड़ो, इन सबकी फाइनेंसिंग कौन करता है, बजाज। और मैंने बजाज फाइनेंस की वजह बजाज फिनसर्व का शेयर लिया, क्योंकि एक और अनाउंसमेंट हुई थी, वो ये हुई थी कि जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम पर आज तक जो अपन इंश्योरेंस करवाते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस, उस पर 18% जीएसटी लगता था, सरकार ने उसको घटाकर 0% कर दिया। और बजाज फिनसर्व की इंश्योरेंस आर्म भी है, बजाज इंश्योरेंस। तो बजाज तो दोनों हाथों से पैसा कमा रहा है, इधर इंश्योरेंस से पैसा कमाएगा, इधर लोगों को क्रेडिट देकर उधार देकर पैसा कमाएगा। तो सबसे मोस्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट क्या था, बजाज फिनसर्व, राइट। तो दोस्तों एक एनालिस्ट का ऐसा दिमाग चलना चाहिए, मतलब सिर्फ न्यूज पढ़ के नहीं छोड़ना है, उस न्यूज से किन किन कंपनीज को, किन किन सेक्टर्स को फायदा होगा वो भी देखना चाहिए, और आपको अकॉर्डिंगली एक्ट करना रहेगा, राइट। तो ये चीजें दोस्तों हम समझते हैं कहां पर, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में, है ना। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हर बार इक्विटी मार्केट अच्छा रिटर्न नहीं देते, तो एक अच्छा एनालिस्ट वो होगा जिसको ये भी समझ में आ जाए कि कब मुझे इक्विटी में इन्वेस्टेड रहना है और कब मुझे स्विच करके कहां पर आ जाना है, फिक्स इनकम में, यानी कि बॉन्ड्स में। तो बॉन्ड मार्केट कैसे होता है, वो कैसे ऑपरेट होता है, वहां पर बॉन्ड का वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाता है, कब हमें बॉन्ड बाय करना चाहिए, कब हमें बॉन्ड नहीं बाय करना चाहिए, वो सारी चीजें हम कहां देखेंगे, फिक्स इनकम में देखेंगे, ठीक है। दोस्तों आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सुना है या नहीं, सुना है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, नहीं सुना है, सुना है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ओके। आप में से कोई है जिसने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कभी ट्रेड भी किया हो, शायद आपने फ्यूचर्स में तो नहीं करा होगा, ऑप्शंस में कुछ कुछ कैंडिडेट्स करते हैं, नहीं करा। फ्यूचर्स किया था आपने, यानी फ्यूचर्स का आपने लॉट बाय किया होगा, कौन सी कंपनी का, रिलायंस का और एचडीएफसी का, रोल ओवर करके, अच्छा आप रोल ओवर करके आप होल्ड करते हो, यानी शायद जहां तक मुझे लग रहा है आपकी स्ट्रेटेजी ये है कि आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज का फ्यूचर्स का लॉट बाय कर लिया और अब आप उसको कैरी फॉरवर्ड मंथली बेसिस पर करते चले जाते हो। अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब आप कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लगा रहे हो, आपने कॉल ऑप्शन को राइट कर दिया था, राइट। तो ये भी दोस्तों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है ना। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि शेयर तो नहीं बढ़ रहा है, शेयर रिटर्न नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आप रिटर्न निकाल सकते हो। मैं जो अभी एक स्ट्रेटेजी लगा रहा हूं, और वो रिस्की स्ट्रेटेजी है ना, आप उसको रेप्लिकेट मत करना जो मैं बताने जा रहा हूं। और ये मैं काफी समय से लगा रहा हूं और उसमें पैसा भी बनता जा रहा है, मंथली पैसा बनता जा रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हाँ रिस्क मेरे ऊपर है, मैं दोनों चीजें आपको बताता हूँ वो क्या स्ट्रेटेजी है जो कि मैं लगा रहा हूं। दोस्तों वोडाफोन आइडिया तो आप सभी ने सुना होगा। हम्म, वोडाफोन आइडिया के शेयर्स ने लोगों को प्रॉफिट दिया या बस लॉस ही लॉस दिया, लॉस ही लॉस दिया है वोडाफोन आइडिया के शेयर्स ने, प्रॉफिट नहीं दिया दोस्तों। वोडाफोन आइडिया का शेयर अभी कितने पर चल रहा है, 6.61। दोस्तों अगर मैं 1 ईयर का परफॉर्म, ओ एक साल में कितना गिरा है शेयर, 55% गिर गया है ना। लेट मी क्लिक ऑन 5 ईयर चार्ट, 5 ईयर में भी कितना गिरा हुआ है, 45%। इनफैक्ट ये बरसों से गिरा हुआ है। जिस दिन रिलायंस जियो आया था, और जियो आया था ईयर 2016 में, जिस दिन से जियो ने कदम रखे हैं ना, वोडाफोन आइडिया के शेयर कभी बढ़े नहीं, सिर्फ और सिर्फ गिरे ही गिरे। और उस वक्त वोडाफोन आइडिया का शेयर कितने पर चल रहा था आप सोच सकते हो, ये देखिए दोस्तों, ईयर 2016 में ये शेयर चल रहा था 100+ पर, और 100 का शेयर आज हो गया सिर्फ 6 रुपए का है, यानी 94% गिरावट है, 95 ही बोल दूंगा, बचा ही क्या है, 95% वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है वोडाफोन आइडिया के शेयर में। मतलब कुछ लोग होंगे ना जिन्होंने वहां पर भी तो खरीदा होगा, तो जिन्होंने यहां पर खरीदा उनका पैसा 95% साफ हो गया। लेकिन अब मैं आपके सामने एक स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूं जो कि मैं खुद कंसिस्टेंटली लगाता हूं, और आपको वो स्ट्रेटेजी नहीं लगानी, आप मत लगाना, ठीक है, वो एक रिस्की स्ट्रेटेजी है।
है ना, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो की बात अलग होगी, आप लोगों के पोर्टफोलियो की बात अलग होगी, है ना, ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिस्पेक्ट में देखना पड़ता है चीजों को। दोस्तों मैं क्या करता हूं, मुझे एक चीज बहुत क्लियर है, रिलायंस और एयरटेल कहते हैं वोडाफोन आइडिया से कि हम तुझे जीने नहीं देंगे, और गवर्नमेंट कहती है कि हम तुझे मरने नहीं देंगे, क्योंकि रिलायंस जियो और एयरटेल खा रहे हैं इसको, किसको, वोडाफोन आइडिया को। आपको धीरे ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है ना आपको, कि वोडाफोन आइडिया के नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जियो मार्केट कैप्चर करता जा रहा है, एयरटेल मार्केट कैप्चर करता जा रहा है ना। तो ये सारे सब्सक्राइबर आ कहां से रहे, वोडाफोन आइडिया से। वोडाफोन आइडिया इन सबसे आगे था, जियो से और एयरटेल से। नंबर 1 पर था वोडाफोन आइडिया, सेकंड नंबर पर था एयरटेल, थर्ड पर था जियो। धीरे धीरे जियो ने एयरटेल को रिप्लेस करा और जियो कहां पर आ गया, सेकंड प्लेस पर, और वोडाफोन आइडिया को भी रिप्लेस करके नीचे ले आया। और अब जो हायरार्की वो है कि जियो इज नंबर 1, एयरटेल इज नंबर 2 एंड वोडाफोन आइडिया कंबाइंड। और आज से 10 साल पहले कंबाइंड नहीं थे एंटिटी, वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग था। ये मर्ज होने के बाद भी तीसरे नंबर पर आ गए, जबकि ये दोनों अपने आप में बड़ी कंपनीज थी, यानी एयरटेल की टक्कर की कंपनीज थी, 2 एयरटेल थे ये, और मिलकर आज एयरटेल से भी नीचे आ गए हैं। दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, अब आप मेरी स्ट्रेटेजी सुने, और वो जो स्ट्रेटेजी है वो शेयर वाली नहीं है, शेयर्स वाली नहीं, वो स्ट्रेटेजी है डेरिवेटिव्स वाली। अब डेरिवेटिव्स क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम जब मॉड्यूल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। डेरिवेटिव्स में ना ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस ऐसे होते हैं, राइट। हम उनको बाय या सेल कर सकते हैं, है ना। वो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें आपको ये दाव नहीं लगाना है कि शेयर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये दाव लगाना है सिर्फ कि शेयर गिरेगा तो नहीं ना। अगर शेयर गिरेगा नहीं तो आप कमा लोगे, अगर शेयर गिरेगा नहीं तो आप कमा लोगे। नॉर्मली इंसान क्या सोचता है, शेयर में पैसा लगाऊंगा तो प्रॉफिट कब होगा, बढ़ेगा तब। लेकिन ऑप्शंस कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें आप इस तरीके से भी प्ले कर सकते हो कि कोई बात नहीं, नहीं बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाए तो चलेगा, नहीं भी बढ़ेगा तो चलेगा, बस गिरना नहीं चाहिए। अब मैं ये बोलता हूं कि गिर गिर के भी कितना गिरेगा, वो शेयर जो 100 प्लस का था बेचारा गिर गिर के ऑलरेडी कहाँ आ गया, 6-7 रुपए, अब गिर गिर के कितना गिरेगा। वैसे भी शेयर्स की गिरने की बॉटम लिमिट क्या है, 0, इससे ज्यादा नीचे तो नहीं गिरेगा, राइट। सो व्हाट आई डू इज, आप में से जो लोग समझ पा रहे हैं, जैसे आप समझ पाएंगे अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आपने करा है तो, व्हाट आई डू इज आई सेल द पुट ऑप्शंस। मैं यहाँ पर पुट ऑप्शन सेल कर देता हूँ, यानी व्हाट आई डू इज आई कलेक्ट प्रीमियम, मैं यहाँ पे प्रीमियम कलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एनएसई की वेबसाइट पर जाता हूँ, एनएसई की वेबसाइट है nseindia.com, ठीक है। और मैं एनएससी की वेबसाइट पर गया और मैंने यहाँ पर ये जो मैं आपको अभी ब्रीफली समझा रहा हूँ ना, ये जो अपने सिलेबस में एट लेंथ है, राइट, सो दैट यू कैन ऑल्सो स्टार्ट प्लेइंग सच काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज। ये मैंने वोडाफोन आइडिया के शेयर पर क्लिक करा, ठीक है, और वोडाफोन आइडिया के शेयर का प्राइस जल्दी से खुल जाओ। ये वोडाफोन आइडिया का शेयर का प्राइस है कितना, 6.61। आपने देखा यहाँ पर इक्विटी लिखा है, ये भी हमारा एक मॉड्यूल है। उसके ठीक पड़ोस में क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव्स, ये भी दोस्तों हमारा एक मॉड्यूल है। मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव्स पर क्लिक करा और डेरिवेटिव्स के अंदर ये मैंने यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करा। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू लग रहा है दोस्तों मुझे, तो ये मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव्स में ऑप्शन पर क्लिक करा। ओके, कुछ तो एरर आ रहा है यहाँ पर। सो व्हाट आई डू इज आई सेल द पुट ऑप्शंस, और पुट ऑप्शन सेल करके मैं प्रीमियम कलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। कितनी प्रीमियम मिल जाती है मुझे, रफली मुझे 40 पैसे के आसपास प्रीमियम मिल जाती है ना, 40 पैसा प्रीमियम पर शेयर। शेयर भी छोटा है, 6-7 रुपए का शेयर, 40 पैसा प्रीमियम मुझे मिल जाती है। और मुझे उसमें दाव सिर्फ एक ही खेलना पड़ता है, वो दाव ये है कि वोडाफोन आइडिया का शेयर का प्राइस 6 से नीचे तो नहीं जाएगा ना। अगर ये 6 से ऊपर रहा बाय द एंड ऑफ द मंथ, हर महीने में दाव खेलता हूं, बाय द एंड ऑफ द मंथ अगर वोडाफोन आइडिया का शेयर का प्राइस 6 से ऊपर रहा ना, तो 40 पैसे मेरे, पर शेयर 40 पैसे मेरे, है ना दोस्तों। लेकिन अगर वोडाफोन आइडिया का शेयर 6 से नीचे आ गया तो फिर मेरा नुकसान होना शुरू हो जाए, यानी अगर 6 की जगह शेयर कहां आ गया, 5 आ गया, मुझे 1 रुपी का लॉस होगा। बट हाँ, वो जो 40 पैसे मुझे मिले थे वो मेरे हैं, ठीक है। ये सारा गणित में आगे जाकर आपको समझाऊंगा। इस तरीके की स्ट्रेटेजी मैं खेलता हूं, तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी में कई समय से लगा रहा हूं, मुझे हर बार प्रॉफिट हो जाता है। क्यों, क्योंकि गिर गिर कर ऑलरेडी इतना गिरा हुआ है शेयर की, ज्यादा गिरता ही
नहीं है, और जब वो ज्यादा गिरता नहीं है तो फिर वो जो मुझे प्रीमियम मिलती है वो मेरा प्रॉफिट हो जाता है। अब आपको लग रहा है सर सिर्फ 40 पैसे के लिए आप ये काम करते हो क्या? 40 पैसे के लिए ये मुझे पर शेयर मिल रहा है। और इसमें क्या होता है, इसमें लॉट में बात होती है, लॉट में किसे, लॉट में बात होती है ना। इसका लॉट का साइज है रफली 71,000 शेयर्स का, बट मैं यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं 1 लाख शेयर्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो वोडाफोन के 1 लाख शेयर्स पर मैं क्या करता हूँ, पुट ऑप्शन सेल करता हूँ। अभी थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा आपको, सर क्या क्या बोल रहे हैं, पुट बोल रहे हैं, ऑप्शन बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं, है ना। हमारे सर पे से तो बाउंसर जा रहा है, जाने दो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो सब बाउंसर को अपन बाउंसर की हाइट तक अभी पहुंचेंगे जब हम डेरिवेटिव्स मॉड्यूल पढ़ेंगे। लेकिन उसमें क्या होता है, 1 लाख शेयर्स इंटू 0.40 कितना होता है, 1 लाख शेयर्स इंटू 0.40 40,000 रुपीज मेरे पास आ जाता। 1 लॉट पर मुझे कितने मिल जाते, 40,000 रुपीज, है ना। जिसको अगर मैं परसेंटेज रिटर्न में ट्रांसलेट करता हूं ना, तो वो रफली 20% के आसपास रिटर्न आता है। जितना मेरा मार्जिन मनी उसके अंदर ब्लॉक होता है उस पर मेरा 20% रिटर्न निकल जाता है। बस दाव मुझे सिर्फ एक ही खेलना है, क्या, कि 6 से नीचे नहीं जाए शेयर। अगर 6 से नीचे गया तो फिर मुझे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। बट मैंने कहा कोई बात नहीं प्रवीण, अगर अपन ने 40 पैसा करके 10 महीने पैसे बना भी लिए तो अपने 4 रुपए, 4 रुपीज तो यही आ गए। 40 पैसा एवरी मंथ इंटू 10 मंथ्स, 4 रुपीज तो यही आ गए। अब गिर गिर कर शेयर कितना गिरेगा ज्यादा, और ये तो ऑलरेडी पिछले कई साल से इसी रेंज पे ट्रेड कर रहा है, 678 678 678 678, राइट। तो शेयर बढ़ नहीं रहा है पर गिर भी तो नहीं रहा है। तो आपकी ऐसी स्ट्रेटेजीज जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू अप्लाई हो सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू अप्लाई हो सकती। तो क्या होता है दोस्तों, कि एक अच्छा खिलाड़ी क्रिकेट में सिर्फ वो नहीं होता है जो कि ऑफ साइड में अच्छा खेले, या फिर वो ऑन साइड में अच्छा खेले, या फिर वो कट अच्छा मारे। एक अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो मैदान के चारों ओर खेल सके। और अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए हमें इक्विटी भी आना चाहिए, हमें बॉन्ड्स भी आना चाहिए, हमें डेरिवेटिव्स भी आना चाहिए, इनफैक्ट हमें ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स भी आना चाहिए। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स यानी क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस। और बिटकॉइंस में तो लाखों परसेंटेज रिटर्न मिला है। बिटकॉइंस आपने सुना ही होगा, आपने आपकी स्कूल डेज में भी सुन लिया होगा, बिटकॉइंस होते हैं ना, ओके। तो दोस्तों बिटकॉइंस हुआ, या फिर दूसरे भी यहाँ पर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, राइट। क्योंकि कभी कभी इक्विटी मार्केट उतना अच्छा रिटर्न नहीं देते, फिक्स इनकम में उतना अच्छा रिटर्न नहीं निकलता, तो हम एक काम करते हैं, हम कहाँ पैसा लगा देते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में हम पैसा लगा देते हैं, राइट। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट्स जो ट्रेडिशनल के से अलावा है, ट्रेडिशनल के अलावा है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स किसको कहते हैं, इक्विटी और फिक्स्ड इनकम को हम कहते हैं ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, राइट। इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी आता है, इसके अंदर हेज फंड्स आता है, इसके अंदर प्राइवेट इक्विटी आता है, वहां पर भी पैसा लगाकर अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है, राइट। उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। दोस्तों जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपने कहावत सुनी होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, राइट। एक बास्केट के अंदर हमें सारे एग्स नहीं रखना है, क्योंकि बाय चांस बास्केट गिर गई तो गया सब कुछ, राइट। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमें सिखाता है डाइवर्सिफिकेशन। क्या सिखाता है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि पैसा थोड़ा इधर लगाओ, थोड़ा इधर लगाओ, थोड़ा इधर लगाओ। क्योंकि आप जिन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, आप उन कंपनीज में सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उनका मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो आप। अगर मैनेजमेंट ने एक गलत डिसीजन ले लिया तो हमारे तो पैसे डूब जाएंगे ना। तो इसलिए आप यू कैन नेवर बी ऑल इन, आप 100% इन्वेस्टेड किसी एक कंपनी में नहीं हो सकते, बिकॉज कंट्रोल नहीं है आपका वहां पर। इज दैट क्लियर। तो क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर जगह पर लगाओगे, राइट। वो कैसे लगाना, कितना पैसा लगाना, वो सब हम कहाँ सीखते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सीखते हैं, ठीक है। दोस्तों इकोनॉमिक्स का आइडिया कितना होना जरूरी है अगर शेयर मार्केट में काम करना है, तो बहुत। क्योंकि आरबीआई के एक छोटे से डिसीजन, यानी आरबीआई ने अगर इंटरेस्ट रेट्स कम कर दी या फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दी, इतने में तो शेयर मार्केट पूरा ऊपर नीचे हो जाता है। क्योंकि हर कंपनी एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। सबसे पहले तो बैंकिंग बिजनेस ही अफेक्ट होता है, क्योंकि बैंक का तो धंधा ही किस पे चलता है, पूरा इंटरेस्ट रेट्स पर, राइट। ऑटोमोबाइल कंपनीज भी दोस्तों इंटरेस्ट रेट्स के चेंजेस की वजह से अफेक्ट होती है। आप समझते हैं क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पीपल जब कार खरीदते हैं या टू व्हीलर खरीदते हैं वो लोग फाइनेंसिंग करवाते हैं। और अगर फाइनेंस की रेट्स ज्यादा है तो फिर कम लोग खरीदेंगे, बोलेंगे यार ये ईएमआई तो हमारे बजट में नहीं आ रही, लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हुई और ईएमआई यानी इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी लोन की किस्तें अगर कम बनने लगी, तो फिर लोग ज्यादा ज्यादा लोग गाड़ियां खरीदेंगे। इनफैक्ट वो जो मॉडल खरीद रहे थे उससे थोड़ा और प्रीमियम मॉडल खरीद लेंगे। क्यों, क्योंकि अब उनको ईएमआई कम में पड़ रही। तो आरबीआई की कितने से डिसीजन से बैंकिंग बिजनेसेस, ऑटोमोबाइल बिजनेसेस, ऑटो एंसिलरी कंपनीज, ऑटो एंसिलरी यानी समझते हो क्या है,
मारुति सुजुकी कार पूरी खुद बनाता है या उसमें जितने कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स लगते हैं, वो बहुत सारे बाहर से खरीदता है, बहुत सारे बाहर से खरीदता है। मारुति सुजुकी तो सब कुछ आउटसोर्स करता है, वो तो सिर्फ असेंबलिंग करता है। तो जितनी सारी कंपोनेंट्स कंपनीज है वो भी तो अफेक्ट होंगी कहीं ना कहीं। कार की डिमांड बढ़ेंगी, कार ज्यादा बिकेंगी, तो ऑटो कंपनीज भी तो अफेक्ट होंगी। इज दैट क्लियर? तो ये पूरा का पूरा चेन रिएक्शन ट्रिगर हो जाता है एक इतने से एक्शन की वजह से। दोस्तों महंगाई, इन्फ्लेशन, अगर देश में महंगाई बढ़ गई तो आप लोग कंजम्पशन उतना ही करेंगे चीजों का, या आप अपना कंजम्पशन रिड्यूस करेंगे? कंजम्पशन हम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, राइट? यानी इसका एक बहुत ही बेसिक लेवल का दोस्तों मैं एग्जांपल दूंगा आपको। पानी पूरी, पानी बताशे, पानी पूरी, है ना? पानी पूरी 10 रुपए की एक प्लेट आती है और हम गए खाने, हमने कहा 2 प्लेट ले लो, क्या दिक्कत है, 10 रुपए की तो है, 2 प्लेट। लेकिन अगर पानी पूरी वाले ने भाव उसके 25 रुपए कर दिए तो अब हम क्या बोलेंगे, यार एक ही प्लेट खा लो, पर टेस्ट के हिसाब से खा लो, अभी पेट नहीं भरना है, राइट? तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो साइकोलॉजिकल डिसीजंस होते हैं, है ना, ये इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को अफेक्ट करते हैं। वो अपना चीजों का कंजम्पशन कम कर लेता है क्योंकि उसका सैलरी तो वही है ना? मैं एक आम इंसान की बात करता हूँ, मान लीजिए उसका सैलरी है, सपोज कीजिए 30,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है? अब 30,000 रुपए महीने में अगर चीजें ही महंगी हो गई तो चीजें उतनी खरीद ही नहीं पाएगा ना, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, वो कंजम्पशन कम करेगा, राइट? और जैसे ही वो कंजम्पशन कम करेगा तो सारी कंपनीज का सेल्स, प्रॉफिट्स एक्सेट्रा अफेक्ट हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में सीखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में सीखते हैं, फिस्कल पॉलिसी के बारे में सीखते हैं, राइट? जैसे ये जो अभी जीएसटी रेट कट की आपने मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी ना, वो फिस्कल पॉलिसी में आता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो इकोनॉमी को अफेक्ट करती है, और इकोनॉमी को अफेक्ट करती है यानी कंपनीज को अफेक्ट करती है, और कंपनीज को अफेक्ट करती है यानी उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, और उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है यानी उनके शेयर प्राइसेस को अफेक्ट करती है, राइट? दोस्तों ये हम सीखेंगे कहां पर? इकोनॉमिक्स में, है ना? आज की तारीख में दोस्तों देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, HFT, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। कुछ लोगों ने आई एम टॉकिंग अबाउट बिग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिनके मान लो 500 करोड़ की, 1,000 करोड़ की, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ वाले, से बड़े बड़े लोग हैं ना, ओके? या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस, समझ रहे हो आप, राइट? वो लोगों ने क्या करा है, सॉफ्टवेयर बनाया, और सॉफ्टवेयर बनाकर उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि छोटी मोटी जो प्राइसिंग की एनोमलीज होती है, क्या वर्ड मैंने यूज कर लिया, प्राइसिंग की एनोमलीज। एनोमली का मतलब होता है त्रुटि, एनोमली का मतलब होता है एरर, एनोमली का मतलब होता है गड़बड़। जैसे मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल देता हूं गड़बड़ का, कि क्या गड़बड़ होती है। मैं एक पर्टिकुलर कंपनी का एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लेता हूं और आपको एनोमली के बारे में समझाता हूं। तो ये मैंने यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर ओपन करा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का प्राइस एनएससी पर कितना चल रहा है? 1359.10 चल रहा है, ओके? मैं यहाँ पर दोस्तों एक और वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ और ये है बीएसई। आइडियली क्या होना चाहिए, एक्सचेंज चाहे जो भी हो, प्राइस तो सेम होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है कि दोनों की प्राइस एग्जैक्ट सेम। यहां पर कितना चल रहा है? 1359.20, और वहां कितना था? ओ 1359.10, 10 पैसे का डिफरेंस। अब क्या होता है, ये अभी तो जब मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूं तब शेयर मार्केट अभी बंद हो चुका है, लेकिन जब शेयर मार्केट चलता है ना तो बीएसई पे अपने बायर्स और अपने सेलर्स होते हैं, यानी बीएसई इज एन स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई शेयर नहीं छापता है, वहां से शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है। इट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म विच इज कनेक्टिंग द बायर्स एंड सेलर्स। आपकी मर्जी आप बीएसई से खरीदो शेयर, आपकी मर्जी आप एनएसई से खरीदो शेयर, आपकी मर्जी आप बीएससी पर बेचो अपने शेयर्स, आपकी मर्जी आप एनएससी पर बेचो शेयर्स। कभी कभी कुछ बच्चों को एक डाउट भी रहता है कि सर जैसे मैंने अगर शेयर्स एनएससी पर खरीदे तो फिर मुझे बेचने तो एनएससी पर ही पड़ेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने प्रॉपर्टी एक ब्रोकर से खरीदी तो अब आपको बेचनी उसी ब्रोकर के थ्रू पड़ेगी, या मर्जी आ जाए दूसरे ब्रोकर के थ्रू बेचो, प्रॉपर्टी तो मेरी है ना। तो उसी तरीके से दोस्तों अगर आपने शेयर्स बीएससी पर खरीदे हैं तो इट इज नॉट असेंशियल कि आप उसको बीएससी पर ही बेचो, बीएससी पे खरीद के एनएससी पर बेचा जा सकता है। तो कुछ लोगों ने ऐसे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बना लिए हैं जो कि डेली बेसिस पर, डेली ही नहीं पर सेकंड बेसिस पर ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर शेयर का प्राइस एनएससी पर क्या चल रहा है और बीएससी पर क्या चल रहा है, और वो देखते हैं जैसे ही वो डिफरेंस थोड़ा सा वाइड हुआ वो एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह पर सेल कर देते हैं, पैसा आ गया। इसको कहते हैं एनोमली, प्राइसिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई।
होता है ना, कभी कभी आपने पेपर में भी पढ़ा होगा कि गोल्ड का भाव चेन्नई में अलग चलता है, गोल्ड का भाव दिल्ली में अलग चलता है, मुंबई सराफा बाजार में अलग चलता है। इसको भी हम क्या कहते हैं, प्राइसिंग की एनोमलीज। बट प्रॉब्लम ये है कि गोल्ड के केस में तो आपको फिजिकली फिर दिल्ली से बाय करके उसको डिलीवर करना पड़ेगा मुंबई में, तो आपकी बहुत सारी वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगी। लेकिन यहाँ तो घर बैठे की वो अपने पास लैपटॉप है, इधर बाय का ऑर्डर डाला, इधर सेल का ऑर्डर डाला, राइट। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग का, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। और इन सबके पीछे ना रिसर्च होती है, स्टेटिस्टिकल रिसर्च होती है। क्या बोल दिया मैंने, स्टेटिस्टिकल रिसर्च होती है। यानी वो लोग क्या करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा डाउनलोड करते हैं और डेटा के ऊपर कंप्यूटेशंस करते हैं। वो लोग इसको कहते हैं बैक टेस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग का मतलब होता है कि जो मैं स्ट्रेटेजी फ्यूचर में लगाने की सोच रहा हूं, मैं एक बार ट्राई तो करूं कि अगर वो स्ट्रेटेजी मुझे आज से 5 साल पहले पता होती और मैं 5 साल से ये स्ट्रेटेजी लगा रहा होता तो फायदा होता है नहीं होता। अरे वाह, फायदा हो रहा है, मतलब ये स्ट्रेटेजी तो चलती है, और चलती है तो लगाओ स्ट्रेटेजी। एग्जैक्टली राइट। तो ये सारा काम दोस्तों स्टेटिस्टिक्स के थ्रू होता है, और स्टेटिस्टिक्स हमें सिखाया जाता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। कहां पर, क्वांटिटेटिव मेथड्स में। यहाँ पर हम स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स बहुत सारी देखते हैं, राइट। ये सब एक एनालिस्ट को मजबूत बनाती है कि यार एनालिस्ट को ये सब कलाओं में पारंगत होना चाहिए, उसको ये सब मालूम होना चाहिए, राइट। इसके बाद दोस्तों एक और टॉपिक है विच इज कॉर्पोरेट इश्यूअर्स। यहाँ पर हम बेसिक नॉलेज लेते हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, कंपनीज किस तरीके से फंड रेज करती है, कंपनी किस तरीके से डिसाइड करती है कि अब इस फंड को किस प्रोजेक्ट में डिप्लॉय करना, किस प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न मिल रहा है, एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर हम कॉर्पोरेट इश्यूअर्स में मेनली कॉर्पोरेट एक कंपनी के एंगल से देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के एंगल से देखते हैं, एयरटेल के एंगल से देखते हैं कि वो लोग अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं। क्योंकि एक एनालिस्ट को अंदर की बात भी पता होनी चाहिए कि कंपनीज आखिर फाइनेंसिंग डिसीजंस किस तरीके से लेती है, वो हम कहां सीखते हैं, कॉर्पोरेट इश्यूअर्स में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू बी एथिकल। आपको एथिकल होना पड़ेगा बीइंग एन एनालिस्ट, क्योंकि लोग दो ही प्रोफेशन है जिन पर भरोसा करते हैं, एक डॉक्टर और दूसरा सीएफए। एक डॉक्टर और दूसरा वेल्थ मैनेजर। एक हेल्थ को मैनेज करता है, दूसरा वेल्थ को मैनेज करता है। और इंसान की दो ही तो कीमती चीजें हैं, एक हेल्थ और दूसरा क्या, वेल्थ। एक डॉक्टर चीटिंग कर रहा है, आपको सस्ती दवाइयों का ऑल्टरनेटिव है, मतलब वो दवाई 100 रुपए में आ रही है लेकिन वो आपको 1200 वाली दवाई लिख रहा है, और बाद में अगर आपको पता चला तो आपको कितना बुरा लगेगा कि यार मेरे साथ चीटिंग हुआ है। इनफैक्ट आपका उस डॉक्टर पर से भरोसा उठेगा, पूरी डॉक्टर कम्युनिटी पर ही आप ट्रस्ट करना छोड़ दोगे कि यार ये डॉक्टर तो होते ही ऐसे हैं, इनके खुद के कमीशन के चक्कर में ये लोग हमें महंगी दवाई लिख रहे हैं। या फिर अगर हमारे घर पर कोई बीमार है, भगवान न करे ऐसे कुछ, पर अगर हमारे घर पे कोई बीमार है और हमने उनको हॉस्पिटल पर एडमिट करा और डॉक्टर का कहना है कि सर एक इंजेक्शन है 25,000 का और एक इंजेक्शन है 1.25 लाख का, 1.25 लाख वाले इंजेक्शन में बचने के चांसेस ज्यादा है, 25,000 में कम है। नेचुरली आपका जवाब क्या होगा कि सर 1.25 लाख वाला लगाओ। अच्छा, डॉक्टर ने एट द सेम टाइम ये भी बोल दिया टाइम बहुत कम है, अगले 10 मिनट में सोच के बताना है, उसके बाद तो ये इंजेक्शन भी असर नहीं करेगा। व्हाट विल यू से, सर 10 मिनट नहीं, आप तो अब भी लगाओ 1.25 लाख वाला। हॉस्पिटल से छुट्टी उट्टी सब हो गई, बढ़िया बाहर आ गए, एक आध महीने बाद पता चला कि वो 25,000 वाला और 1.25 लाख वाला इंजेक्शन एक ही था। बस वो बिल में प्राइस क्या लिखना था, 25,000 लिखे या 1.25 लाख लिखे, वो आपकी कैपेसिटी जज कर रहे थे। हाउ वुड यू फील अबाउट द डॉक्टर्स, बैड। उसी तरीके से लोग जब पैसों के लिए आप पर ट्रस्ट करेंगे और आप उनके पैसों का मिसयूज करेंगे, हाउ वुड दे फील अबाउट यू। इनफैक्ट ये तो छोटी बात है, आप बदनाम होंगे तो चलेगा क्योंकि आपने तो चीटिंग करी, बदनाम होने चाहिए, लेकिन पूरी कम्युनिटी बदनाम होगी। क्या वो इंसान अब अपने पैसों को लेकर, आपको तो छोड़ो, किसी भी दूसरे सीएफए पे ट्रस्ट करेगा नहीं, राइट। तो दोस्तों इसलिए सीएफए इंस्टीट्यूट कहता है कि जो सबसे बेसिक क्वालिटी है किसी भी सीएफए में वो क्या है, वो एथिकल होना चाहिए और वो प्रोफेशनल होना चाहिए। और इसलिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वेटेज वो किसका है, क्यूरिकुलम एथिक्स। क्योंकि ये तो बेसिक है ना यार, इंसान अच्छा हो, डॉक्टर अच्छा हो, लेकिन अगर एथिकल नहीं है तो उसकी वजह हम दूसरा डॉक्टर प्रेफर कर लेंगे जो 19 होगा लेकिन एथिकल होगा, जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे सिलेबस का, राइट। इसलिए इसका एग्जाम में वेटेज सबसे ज्यादा है, राइट। दोस्तों यहाँ पर मैंने एग्जाम्स के वेटेज लिखे हुए हैं, जिसमें ये मत सोचिएगा कि जो ज्यादा वेटेज है वो वाले करके चले जाएं तो पास हो जाएंगे, आपको सब में पास होना पड़ेगा, ठीक है। तो जिनके कम वेटेज भी है वो भी सब पढ़ के जाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको हर टॉपिक के मार्क्स मिलते हैं, मतलब ये हर टॉपिक है, ये हर एक सब्जेक्ट है, और आपको हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास होना पड़ेगा।
सीएफए में पासिंग क्राइटेरिया एकदम क्लियर नहीं कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, बट जनरली जो एज्यूम्ड है पासिंग क्राइटेरिया वो ये है कि रफली 70% से अगर आप ज्यादा लेकर आ रहे हैं हर टॉपिक में तो आप पास हैं। हाँ, ऐसा कहते हैं कि अगर किसी एकाध टॉपिक में आपके 70 से कम आ गए तो चलेगा, सीएफ इंस्टीट्यूट उसको भी पास मान लेगा, गिवन कि अगर आपके बाकी सब में अच्छी मार्किंग है तो। एक या दो टॉपिक में भी कम आ गए तो चलेगा, बट आपके फिर बाकी सारे टॉपिक उतने स्ट्रांग होने चाहिए, राइट। लेकिन हम दोस्तों इतना चांस क्यों लेंगे, हमारा आज से बेंचमार्क ही क्या हो गया कि हमारे हर 10 में से मिनिमम 7 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। यानी जब मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगा और एमसीक्यूज करवाऊंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आपका एक ही लक्ष्य होगा डे 1 से, क्या कि मेरे हर 10 में से मिनिमम 7 एमसीक्यूज मेरे करेक्ट होने चाहिए। अगर ऐसा कंसिस्टेंटली चल रहा है तो हम पास, ठीक है। ओके दोस्तों, वेल बैलेंस पेपर आता है। यहाँ पर वो अपनी स्कूल की एग्जाम के जैसा या एमबीए बीबीए जैसा नहीं होता कि ये चैप्टर कर लो और इसी में से पेपर बनेगा, यहाँ ऐसा नहीं होता है। जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम देते हैं और मेरी जब उनसे बातचीत होती है, एक वेल बैलेंस पेपर बनता है। यानी कि अगर यहाँ पर इकोनॉमिक्स में दे रहा है 10 चैप्टर्स, तो ये मान के चलो कि हर अटेम्प्ट में 10 के 10 चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। कभी एक आध दो से नहीं पूछे तो नहीं पूछे, पर वो आपको मालूम ही चलेगा कि इन दो से नहीं पूछते। कभी इन दो से नहीं पूछेंगे तो कभी इन दो से, तो कभी इन दो से। मतलब आपको यहाँ पे 100% प्रिपरेशन करनी पड़ती है। यहाँ पर एग्जाम स्ट्रेटेजी नाम की कोई चीज नहीं है, राइट। एकमात्र स्ट्रेटेजी जो मैं पढ़ते पढ़ते आपके साथ शेयर करूंगा बस वो है तो है, बट अदरवाइज पढ़ना पूरा ही पड़ेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट या ये करके जाए ये छोड़ के जाए ऐसा इस सिलेबस में नहीं होता है, ठीक है। ओके दोस्तों, जो मुझे नंबर ऑफ लेक्चर्स लगेंगे इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। और उसमें जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स लगते हैं मुझे, वो लगते हैं किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। यही दोस्तों हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट भी होगा जो हम कवर करेंगे, है ना। तो जब ये सब्जेक्ट चलेगा तो आपको हो सकता है ऐसा लगे कि सर तो यही नहीं करवा पा रहे हैं, इसको करवाने में ही सर ने 1 महीना लगा दिया। तो बाकी एक टॉपिक में अगर 1 महीना लगा दिया, मतलब 10 टॉपिक यानी सर लगभग 10 एक महीने तक तो खींचेंगे। ऐसा नहीं है, वो आपका फाउंडेशन बनाता है, वो आपका बेस बनाता है, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे ज्यादा समय लगता है, राइट। दोस्तों टोटल हमें 150 लेक्चर्स लगेंगे, रफली 2 आवर्स का हमारा लेक्चर होगा, और हमें टोटल कितने लगेंगे, 300 आवर्स लगेंगे, राइट। तो ये मैंने मेरे हिसाब से आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे दी अपने सीएफए के ओवरऑल सिलेबस की, राइट। जहां तक आपका एक सवाल है कि सर पढ़ेंगे कैसे, मतलब आप पढ़ाएंगे कैसे हमें, राइट, हमें नोट्स क्या यूज करने, एग्जाम को हम कैसे फेस करेंगे। तो दोस्तों सीएफए की जो मैं आपको किताबें, सीएफए करने के लिए जो मैं आपको किताबें प्रोवाइड करूंगा ना, बस आपको सिर्फ उन्हीं किताबों को पढ़ना है, राइट। वही किताबें अगर आपने पढ़ ली, 3 से 4 बार पढ़ ली, मतलब बहुत सफिशिएंटली और वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना। तो सर फिर वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अपनी किताबों के अंदर सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेंगे। प्लस जब आप सीएफए इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करेंगे तो सीएफए इंस्टीट्यूट खुद आपको रफली 1500 से 2000 क्वेश्चंस, 1500 से 2000 क्वेश्चंस का एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो जिस इंस्टीट्यूट की आप स्वयं एग्जाम देने वाले, वो स्वयं आपको 1500 से 2000 क्वेश्चंस दे रहा है, प्लस मैं खुद आपको 3000 क्वेश्चंस दे रहा हूं। तो ये 3, 3.5, 4000 क्वेश्चंस करना अपने आप में बहुत काफी है। इसके बाद अगर कोई करना चाह रहा है तो वो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन है, बोनस है। ये अपने आप में सफिशिएंट है, जो किताबें दी जा रही प्लस जो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो अपने आप में सफिशिएंट है। ऑन द टॉप ऑफ दैट सीएफए के क्वेश्चंस मोस्टली करते ही हैं तो वो करना ही करना है। इसके अलावा और कोई थर्ड पार्टी रिसोर्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों एक काम करते हैं, हम यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से शुरू करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में दोस्तों ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमें कवर करने हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो बस इंट्रोडक्टरी टॉपिक है ना। उसके बाद आप देखिए हर टॉपिक के आगे एक ही वर्ड लिखा है, क्या, एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस। बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इनकम स्टेटमेंट्स भी आएंगे यानी पी&एल अकाउंट, बैलेंस शीट भी आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आएगा, इन्वेंट्रीज आएगा, लॉन्ग टर्म एसेट्स आएगा, इक्विटी आएगा, इनकम टैक्स आएगा। हमें इन सब का क्या सीखना है, एनालिसिस कैसे करते हैं वो सीखना है, राइट। सो लेट्स बिगिन विद एन इंट्रोडक्टरी टॉपिक जिसमें कि मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बेसिक्स के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, राइट। तो आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर पर, और ये रहा दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यानी कि आप एक काम कीजिए दोस्तों, बजाय कि मैं आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल तरीकों से पढ़ाऊं, लेट अस गेट इनटू अ सिचुएशन। एक सिचुएशन के अंदर आते हैं। मान लीजिए कि मोतीलाल ओसवाल, नाम सुना होगा मोतीलाल ओसवाल, है ना। ये एक ब्रोकिंग फर्म है ना। ब्रोकिंग फर्म भी है, म्यूचुअल फंड्स भी चलाते हैं और तरह तरह के जितने सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। मोतीलाल ओसवाल हुआ, एंजल ब्रोकिंग हुआ, ग्रो हुआ, जीरोधा हुआ, ऐसे बहुत सारे, कोटक सिक्योरिटीज हुआ एंड सो ऑन, राइट।
मोतीलाल ओसवाल में मान लीजिए आपकी इंटर्नशिप चल रही है और इंटर्नशिप का आपका चल रहा है डे 1, और डे 1 पर आपका जो मैनेजर है उसने आपको बुलाया और उसने बोला है कि एक काम करो, डॉक्टर रेड्डी के शेयर्स का एनालिसिस मेरे पास लेकर आओ। उसने ऐसा बोला कि डॉक्टर रेड्डी के शेयर्स का मुझे एनालिसिस करना है, तुम एक काम करो, जरा थोड़ी इंफॉर्मेशन मेरे पास लेकर आओ। और उन्होंने बोला ठीक है, करो, फटाफट 15 मिनट के अंदर आना। व्हाट वुड यू डू, क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप क्या करेंगे? भी डॉक्टर रेड्डी के शेयर्स का अगर हमें एनालिसिस करना है तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करोगे ना, उससे पहले एक और स्टेप आती है, और वो ये आती है कि आप अपने मैनेजर से पूछिएगा कि सर डॉक्टर रेड्डी का जो हमें एनालिसिस करना है वो हमें इक्विटी के एंगल से करना है या डेट के एंगल से? वो कहेंगे इसका क्या मतलब? हम कहेंगे कि सर हम मतलब डॉक्टर रेड्डी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इक्विटी शेयर्स मतलब शेयर्स, शेयर मार्केट शेयर्स, राइट। हम डॉक्टर रेड्डी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, हम डॉक्टर रेड्डी के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। वो आपसे पूछेंगे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आपने कहा क्योंकि सर डेटा में फिर उस हिसाब से कलेक्ट करूं। उन्होंने कहा मतलब अगर इक्विटी शेयर्स का एनालिसिस करना होगा तो कैसे डेटा कलेक्ट करोगे, और अगर डेट का एनालिसिस करना रहा तो फिर कैसा डेटा कलेक्ट करोगे? दोस्तों जब इक्विटी शेयर्स का एनालिसिस करना रहता है तो डेटा अलग तरीके का लगता है। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है तो आपको खुशी होगी या नहीं होगी? होगी, आप बोलोगे यार कंपनी तो बढ़िया कर रही है, इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। लेकिन वहीं जब आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स का एनालिसिस करते हो, यानी कंपनी अगर कुछ बॉन्ड इश्यू कर रही है और आप बॉन्ड सब्सक्राइब करना चाह रहे हो, बॉन्ड खरीदना चाह रहे हो, उसका आप एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी का मार्जिन 20% है, 22% है। आप बोलोगे ये मार्जिन तो इक्विटी शेयर्स को बिलोंग करता है, हमें क्या बिलोंग करेगा? इंटरेस्ट, ब्याज। आपका जो ज्यादा ध्यान होगा वो उस इनकम पर नहीं होगा जो ब्याज के बाद वाली, क्योंकि वो आपको बिलोंग ही नहीं करती। ब्याज के बाद कंपनी नुकसान में जाए, लॉस में जाए, मेरी बला से मुझे क्या करना? मैंने तो कंपनी को डेट दिया है, मेरा इंटरेस्ट कहां तक है कि मुझे मेरा ब्याज मिले प्लस मेरा मूल मिल जाए। दैट्स इट। कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हो, घट रहे हो, कुछ भी हो, उससे वो मेरा मैटर नहीं है। तो आपका एनालिसिस जब आप डेटा कलेक्ट करोगे ना वहां पर, तो आप रुककर एक सवाल पूछ लेना। क्या सवाल पूछ लेना? सर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? क्योंकि जो आपका उद्देश्य होता है आप वैसा डेटा कलेक्ट करते हो। यानी सबसे पहली स्टेप दोस्तों होती है ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो कि आप जो रिसर्च करना चाह रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव आखिर क्या है। अच्छा, रिसर्च में ये भी डिसाइड किया जाता है कि रिसर्च करने के लिए समय कितना मिल रहा है। जनरली दोस्तों किसी भी शेयर की रिसर्च करने में 2 से 3 महीने लगते हैं लगभग। किसी एक शेयर की रिसर्च करने में 2-3 मिनट में नहीं होती है, 2-3 घंटे में भी नहीं होती और 2-3 दिन में भी नहीं होती। अगर आपको किसी शेयर की रिसर्च करना है अच्छे से, रिसर्च वेल फुल डिटेल्ड, तो फिर इट टेक्स रफली 2 to 3 months। लेकिन हाँ, उनका कहना है 2-3 महीने है ही नहीं बॉस, अपने पास तो 3 दिन है बस। 3 दिन बाद तो कंपनी का आईपीओ है, इसलिए अपने को अगले 3 दिन के अंदर ही जो रिसर्च करनी है वो करनी है। तो जब आपके पास टाइम कम होगा तो अकॉर्डिंगली आप डेटा फिर कम इकट्ठा करोगे, वो डेटा इकट्ठा करोगे जो की डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा, और जो लेस इंपॉर्टेंट डेटा है उसको अपन इग्नोर कर देंगे कि यार इसका ये उतना मटेरियल डेटा नहीं है, इसको स्किप करो, राइट। तो सबसे पहले क्या डिफाइन करोगे आप रिसर्च में? दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, और जैसा ऑब्जेक्टिव आप वैसा क्या करोगे? डेटा कलेक्ट करोगे। डेटा बहुत सारा डाउनलोड कर लोगे आप, एनुअल रिपोर्ट्स डाउनलोड कर लोगे, कंपनी की अर्निंग्स कॉल होती है वो आप डाउनलोड कर, ऐसे करके बहुत सारा डेटा आपने कलेक्ट कर लिया। अब क्या करोगे? अब हम डेटा की प्रोसेसिंग करेंगे। डेटा की प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? डेटा को थोड़ा स्मूथ आउट करेंगे, डेटा पे थोड़ा फिनिशिंग टच देंगे, क्योंकि डेटा तो क्या समुंदर है, बहुत सारा डेटा आ जाएगा। बट अब उस डेटा को थोड़ा स्मूथ आउट किया जाता है, एवरेजेस निकाले जाते हैं, है ना, ट्रेंड्स बनाए जाते हैं, चार्ट्स बनाए जाते हैं, वो करेंगे, ठीक है। जैसे ही कि ये देखकर घबरा मत जाना, अरे कंपनी का तो प्रॉफिट मार्जिन गिर गया यार, बाप रे, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना था? 25, ओ गिरकर कितना हो गया? 22, मतलब कंपनी तो नुकसान में जा रही। ये देखना पड़ता है कि कंपनी ने शुरू कहां से करा था। आज से 4 साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन था 10%, 10 से कितना हो गया? 15, 15 से कितना हो गया? 20, 20 से कितना हो गया? 25। तो अब क्या ये गिरावट कोई बहुत बड़ी बात है? जो कंपनी इतना ऊपर चढ़ेगी तो थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स तो बड़ी बड़ी कंपनियों की इसमें आते हैं, गूगल जैसी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, उनमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो फिर ये कंपनी की क्या बात है? इज दैट क्लियर, राइट। तो एक पर्सपेक्टिव में रखकर डेटा को देखना पड़ता है, और उसका मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं? डेटा की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, राइट। डेटा की प्रोसेसिंग करके उसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल फॉर्म में बना दिया जाता है। अब दोस्तों इस डेटा को, प्रोसेस्ड डेटा को हम लेकर जाएंगे हमारे बॉस के पास, जो कि हमारे सीनियर होंगे।
और वो हम मिलकर अब क्या करेंगे, इस डेटा का एनालिसिस करेंगे, डेटा का इंटरप्रिटेशन करेंगे, ठीक है। और एनालिसिस करने के बाद हम हमारी ओपिनियन फॉर्म करेंगे कि ये शेयर वर्थ इट है या नहीं, इसे हमें खरीदना चाहिए या नहीं, या हमें हमारे क्लाइंट्स को खरीदने के लिए रिकमेंड करना चाहिए या नहीं, राइट। एक बात और दोस्तों, ये ध्यान रखना कि कोई सा भी शेयर शाश्वत नहीं है। यानी अगर मैं आपको आज कहूं कि हमें रिलायंस का शेयर खरीदना चाहिए, तो मैं आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से बोल रहा हूं कि हमें रिलायंस का शेयर खरीदना चाहिए। पर इसका कभी भी ये मतलब नहीं कि सर ने बोला था कि रिलायंस का शेयर खरीदना चाहिए तो मैं आज से 4 साल बाद भी, या सर ने एक बार बोला था खरीदना चाहिए तो अब खरीदते हैं। क्योंकि हर शेयर का समय बदलता रहता है, भाग्य बदलता रहता है, परफॉर्मेंस बदलता रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने एनालिसिस किया है, क्या वो एनालिसिस आज से 10 साल तक होल्ड गुड करेगा, या उस एनालिसिस की एक लाइफ है। उसके बाद जैसे ही डेटा चेंज होगा, कंपनी की क्वार्टरली अर्निंग्स आ जाएंगी, यानी कंपनी अपनी क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिपोर्ट करेगी, और वो परफॉर्मेंस अगर इस डायरेक्शन में जाएगी तो हमारा एनालिसिस चेंज होगा, उस डायरेक्शन में जाएगी तो हमारा एनालिसिस चेंज होगा। यानी कंटिन्यूस बेसिस पर आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा को, आपके एनालिसिस को आपको अपडेट करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। और अगर आपने कोई चेंज इन ओपिनियन किया है तो आपको चेंज इन ओपिनियन अपने क्लाइंट्स को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, राइट। ये होती है दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के फ्रेमवर्क की स्टेप्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फ्रेमवर्क, it sets out a generic set of steps for analysts to apply to a multitude of objectives when analyzing debt issues, यानी कि बॉन्ड के इश्यूज, when analyzing क्या, इक्विटी सिक्योरिटीज, एंड व्हेन एनालाइजिंग क्या, कॉर्पोरेट एक्शंस। कॉर्पोरेट एक्शंस का मतलब होता है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। सुना है आपने कभी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, है ना। एक दो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के एग्जांपल दो मुझे। जैसे वोडाफोन और आइडिया, ये मर्जर हो गया। पीवीआर आइनॉक्स ज्यादा लेटेस्ट एग्जांपल हो गया, पीवीआर और आइनॉक्स एक ही हो गए ना, पहले पीवीआर अलग था, आइनॉक्स अलग था। मारुति और सुजुकी, ये मर्जर नहीं है, इन्होंने तो कंपनी एक साथ सेटअप करी थी, मतलब ये मर्ज नहीं हुए बाद में। मर्ज का मतलब क्या होता है, तुम अलग थे हम अलग थे, पर हम और तुम एक हो गए, दिस इज कॉल्ड एज मर्जर, ठीक है। तो दोस्तों और भी बताओ यार नाम, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक ने आईएनजी वेस्ट बैंक नाम की एक बैंक हुआ करती थी, उसको अक्वायर किया। या फिर आईसीआईसीआई बैंक ने एक वक्त पर एक बैंक हुआ करती थी, बैंक ऑफ राजस्थान, उसको अक्वायर किया था आईसीआईसीआई बैंक में। या अभी एक लेटेस्ट न्यूज देता हूं, है ना, राइट। और है ना, और ये एकदम लेटेस्ट जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो हुआ नहीं, वो होने वाला है। आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक सुना है क्या आपने। आईडीबीआई बैंक को गवर्नमेंट और एलआईसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलआईसी के पास आईडीबीआई बैंक के बहुत सारे शेयर्स रखे हैं, और उनका कहना है कि अब हमें आईडीबीआई बैंक किसी और को सौंपना है। तो कोटक बैंक भी इस रेस में कूद पड़ा है। किस रेस में, कि क्यों ना हम आईडीबीआई बैंक को खरीद लें और अपना साइज बढ़ा लें, राइट। तो ये भी क्या हो सकता है, एक पोटेंशियल फ्यूचर का मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। या फिर अभी एकदम लेटेस्ट न्यूज चल रही कि अडानी जेपीई एसोसिएट्स को, जयप्रकाश एसोसिएट्स को खरीदना चाहता है, राइट। या थोड़े समय पहले अडानी ने गुजरात अंबुजा और एसीसी सीमेंट को खरीदा था। ऐसे कुछ न्यूज रखते हो आप या नहीं, ये न्यूज रखना शुरू कर देना दोस्तों, है ना। क्योंकि सिर्फ एकेडमिक, मतलब एकेडमिक ज्ञान होगा तो एग्जाम पास होगी, लेकिन इंटरव्यू और जॉब मिलना और जॉब में अच्छी परफॉर्मेंस देना, उसके लिए ये सारा नॉलेज अब आपका इकट्ठा होना शुरू कर देना चाहिए। और हाँ, मिनिमलिस्ट नाम का एक ब्रांड हुआ करता था, मिनिमलिस्ट ब्रांड को अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अक्वायर किया, रफली आई थिंक 5000 करोड़ के आसपास में अक्वायर किया, है ना। हाँ, टाटा ने रेंज रोवर को, लैंड रोवर को अक्वायर किया था, है ना। तो ये सारे क्या है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। तो ऐसे सारे बेसिक आइडियाज आपको होने चाहिए, ताकि आप चार लोगों के साथ बैठे तो आपका फाइनेंशियल नॉलेज दिखना चाहिए कि हाँ इसको लेटेस्ट इकोनॉमी में क्या चल रहा है वो अपडेट है। एक बात दोस्तों और ध्यान रख लो, हम एनालिस्ट लोगों के लिए इंफॉर्मेशन और नॉलेज ही पैसा है। अगर आप में ये ज्ञान नहीं कि क्या चल रहा है देश और दुनिया में, तो आप पैसा कैसे कमाओगे फिर शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन का स्टोरेज दिमाग में होते जाना चाहिए, और ये इंफॉर्मेशन के डॉट्स कनेक्ट करने आने चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम आगे जाकर इंफॉर्मेशन को पैसों में कन्वर्ट करेंगे, हम इंफॉर्मेशन से पैसा कमाएंगे। तो उसके लिए ये सारा रियल लाइफ का नॉलेज भी होना चाहिए, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शंस का मतलब होता है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हुआ, डिविडेंड्स हुआ, स्टॉक स्प्लिट हुआ, राइट। ये बोनस इशू आया, ये सब क्या कहलाते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस, है ना। ये यहाँ पर एक टैब होता है, अगर आप बीएसई की वेबसाइट देखोगे ना, तो बीएसई की वेबसाइट पर यहाँ पर आपको एक कॉर्पोरेट एक्शंस का टैब मिल जाएगा। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, देखना आपको कॉर्पोरेट एक्शंस दिखेगा, दिखा आपको कॉर्पोरेट एक्शंस। यहाँ पर मैं कॉर्पोरेट एक्शंस पर क्लिक करता हूँ, देखिए तो कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है, डिविडेंड आ रहा है,
बोनस इश्यू आ रहा है और स्पिन ऑफ आ रहा है। स्पिन ऑफ का मतलब यहाँ पर क्या है, आपने थोड़े समय पहले सुना होगा जियो फाइनेंस नाम की एक कोई चीज है, जियो फाइनेंस, सुना है आपने? ओके। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या करा, जियो फाइनेंस को स्पिन ऑफ कर दिया। स्पिन ऑफ कर दिया मतलब अपनी कंपनी से बाहर निकालकर उसको एक सेपरेट कंपनी बना दिया और उसको सेपरेट कंपनी को लिस्ट करवा दिया। तो अब आज की तारीख में रिलायंस इंडस्ट्रीज के दो शेयर्स होंगे, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज तो है ही सही, साथ ही साथ यहां पर एक और शेयर है, दैट इज जियो फाइनेंस। और जियो फाइनेंस क्या करता है यहां पर, जियो फाइनेंस, ओके। जियो फाइनेंस का काम है दोस्तों, बहुत सारे काम करने वाले हैं ये लोग। आपको ये आपको ये स्टोरी पता है या नहीं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत बार बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्रोच करा आरबीआई को, लेकिन आरबीआई ने उनको हर बार बैंकिंग लाइसेंस देने से मना कर दिया। और मना करने का सिर्फ एक ही कारण कि अंबानी जी आप तो पहले ही देश के इतने बड़े आदमी, ऑयल एंड गैस आपका, रिलायंस डिजिटल के स्टोर्स आपके, और वो पेट्रोकेमिकल्स की कंपनी सारी आपकी, फिर उसके बाद ये इतना बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क वो भी किसका, आपका। और अगर आपको बैंक भी खोलने देंगे तो आप तो देश में मतलब और कोई दूसरा आपके आगे टिक ही नहीं पाएगा, अभी भी नहीं टिक पाता है। और अगर आपको हमने बैंकिंग लाइसेंस दे दिया, और बैंकिंग लाइसेंस का मतलब तुम समझ रहे हो क्या है, बैंकिंग लाइसेंस का मतलब है कि रिलायंस बैंक चेकबुक होगी, सेविंग अकाउंट होगा, करंट अकाउंट, और लोग अपना पैसा कहां रखेंगे, रिलायंस बैंक में। अब क्योंकि अंबानी जी इतने बड़े आदमी, उनके दिमाग में प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट की फंडिंग कहां से कर देंगे, बैंक से कर देंगे। और बैंक में लोगों के जो सेविंग अकाउंट होते हैं या करंट अकाउंट होते हैं, तो आपको पता होगा करंट अकाउंट पे 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, सेविंग अकाउंट पर 3 या 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एफडी पर भी 6 या 7 या 8% होता है। तो इतने सस्ते में जब किसी अमीर व्यक्ति को, देश के सबसे अमीर व्यक्ति को, अगर और इतने सस्ते में लोगों के हजारों और लाखों करोड़ों रुपए का एक्सेस मिल जाएगा, तो कौन टिकेगा उसके सामने। अरे भाई ये नहीं कर सकते हम आपको बैंकिंग लाइसेंस नहीं दे सकते, नहीं तो कोई टिकेगा ही नहीं आपके सामने। मना कर दिया आरबीआई। कम से कम 10-15 साल तक रिलायंस ने अप्रोच करा, उन्होंने बोला दे ही नहीं सकते भाई। फिर रिलायंस ने थक हार कर एक एनबीएफसी ओपन कर ली। एनबीएफसी का फुल फॉर्म बोलो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। रिलायंस का कहना है हमें फाइनेंसिंग का काम तो करना है, अब आप बैंकिंग लाइसेंस नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, हम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी खोल लेते। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या ही एनबीएफसी है, ये क्या करेगा, ये लोगों को क्रेडिट कार्ड्स देगा, ये लोगों को होम लोन्स देगा, ये लोगों को कार लोन देगा, जस्ट लाइक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बैंक नहीं, बजाज फाइनेंस बैंक नहीं, ये सब क्या है, एनबीएफसीज, राइट। जिनको बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिलता है, फिर वो लोग क्या काम करते हैं, एनबीएफसीज ओपन करते हैं, राइट। एनबीएफसीज की ताकत बैंक से थोड़ी कम रहती है, ठीक है, क्योंकि बैंक्स तो यार लोगों का भरोसा और ये बहुत सारी चीजें हो गई, हाँ। तो दोस्तों फिर इन्होंने एनबीएफसी ओपन करी। अभी आपने सुना होगा ये लोग ब्रोकिंग का प्लेटफॉर्म भी लेकर आ रहे हैं, जिसपे ₹0 फी है। जैसे जियो जब नया नया आया था ना, तो जियो की सिम फ्री में मिलती थी, अब तो चलाओ बस, फ्री चलाओ। तो वैसे ही अभी इनका ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म आने वाला है, जिसपे सारे चार्जेस क्या है, 0। आप तो खाता खुलवाओ, आप तो यहाँ पे ट्रेडिंग करो, शेयर्स खरीदो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस खरीदो, जो करना है खरीदो। प्लेटफॉर्म फी क्या है, ₹0। क्योंकि अंबानी जी को बिजनेस का टेक्ट पता है, और टेक्ट उनके पास सिंपल सा है कि किसी भी चीज को शुरुआत में क्या कर दो, फ्री। लोग अपने आप आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, लोगों को ऑनबोर्ड करते चले जाओ। और ऑनबोर्ड करने के बाद जब सबसे बड़ा मार्केट शेयर किसके पास आ जाए, अपने पास आ जाए, मतलब बाकी लोग कंगाल हो जाए, उसके बाद क्या कर दो, पैसा कमाना शुरू कर दो, राइट। दिस इज द स्ट्रेटेजी जो कि उन्होंने हर बिजनेस में फॉलो करी, और इसमें भी यही काम होने वाला है। ये अपना म्यूचुअल फंड भी शुरू करने वाले हैं, म्यूचुअल फंड लॉन्च करेंगे। जियो का टाइप हो रखा है दोस्तों ब्लैक रॉक के साथ, और ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ी कंपनी है, इन दोनों का टाइप है, और ये लोग मिलकर क्या करने वाले हैं, म्यूचुअल फंड्स ओपन करने वाले हैं, राइट। तो दोस्तों ये सारा काम जो है, ये किसके तहत आता है, कॉर्पोरेट एक्शंस के तहत आता है, वो जो स्पिन ऑफ नहीं मैं समझा रहा था आपको, राइट। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं, तो ये रही दोस्तों कुछ स्टेप्स, जिसमें सबसे पहली स्टेप क्या लिखी है, सबसे पहली स्टेप, स्टेप 1 नहीं बोलना, सबसे पहली स्टेप लिखिए, स्टेट द ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्टेक्स्ट, कि आपकी रिसर्च का लक्ष्य क्या है और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस बैकग्राउंड में आप रिसर्च करना चाह रहे हो। इसमें हम ये देखते हैं कि आखिर कौन से वो सवाल है जिसका हम जवाब चाहते हैं, राइट। यानी कि और हम ये देखते हैं कि आखिर हमें कितना समय इस रिसर्च को करने में मिलेगा।
दूसरा हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन आखिर किस तरीके से प्रेजेंट करनी है, यानी क्या आपको पीपीटी के फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना है या एक्सेल स्प्रेडशीट के फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना है, एक रिसर्च रिपोर्ट देनी है पीडीएफ के फॉर्म में, तो आपको रिसर्च किस तरीके से प्रेजेंट करना है, वो प्रेजेंटेशन भी कहाँ तय होता है यहाँ पर पहले कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। दोस्तों एक बार आपने अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होती है, इज टू गैदर द डेटा। कहां कहां से आप डेटा गैदर करेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप डेटा गैदर करेंगे। उसके बाद दोस्तों इंडस्ट्री और इकोनॉमी से भी हम डेटा गैदर करते हैं कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है। जैसे जीएसटी की इंफॉर्मेशन जो है वो कंपनी पे नहीं मिलेगी, बट वो कहां मिलेगी, इकोनॉमी में मिलेगी, राइट। फिर उसके बाद हम कंपनी के मैनेजमेंट से सवाल कर सकते हैं। आपको ये पता है कि नहीं कि आप कंपनी के मैनेजमेंट से बात कर सकते हो। कंपनी का मैनेजमेंट हर क्वार्टर में एक बार लोगों से बात करने आता है और इसे हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल। क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल। कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या होता है दोस्तों, जब जैसे टीसीएस नाम की कंपनी, और टीसीएस नाम की कंपनी ने अपना क्वार्टरली अर्निंग्स रिलीज करा, क्वार्टरली अर्निंग्स अनाउंस करा। क्वार्टरली अर्निंग्स यानी समझते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आपको देने पड़ते हैं ना, तो उसे साल के एंड में नहीं देने पड़ते हैं, हर क्वार्टर टू क्वार्टर आपको अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट करनी पड़ती है। जैसे इंडिया में अगर बात करें तो जनवरी फरवरी मार्च इज वन क्वार्टर, अप्रैल मई जून इज येट अनदर क्वार्टर एंड सो ऑन, राइट। तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस जब आप रिपोर्ट करते हो ना, तो आपको एक कॉन्फ्रेंस कॉल अरे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। कॉन्फ्रेंस कॉल क्या होता है, कॉन्फ्रेंस कॉल ये होता है कि उसका एक आईडी पासवर्ड होता है। जूम मीटिंग कभी आपने अटेंड करी क्या, बस वही कॉन्फ्रेंस कॉल है। जूम मीटिंग पर कंपनी का मैनेजमेंट आ जाता है, आप में से जो जो इन्वेस्टर्स हो या नहीं भी हो, आइए और हमसे सवाल पूछिए, हम उसके जवाब देंगे। सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू द कंपनीज मैनेजमेंट, राइट। और ये जो अर्निंग्स कॉल है आपको यहाँ पर दिख भी जाएंगे। जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, उसके अगर मैं अनाउंसमेंट्स पर जाऊंगा, देखिए यहाँ पर कहीं पर आपको अर्निंग्स कॉल दिख रहा है क्या, शेयर होल्डर मीटिंग का ये आउटकम है। मैं थोड़ा सा ये जो नीचे एक एरो का बटन है ना दोस्तों, मैं एरो पर क्लिक कर रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पर मुझे ज्यादा डिटेल में यानी ज्यादा पुराने मुझे यहाँ पर दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पर कहीं पर ना आपको अर्निंग्स कॉल या अर्निंग्स प्रेजेंटेशन ऐसा कुछ दिखे तो आप मुझे बताइएगा। ये देखिए कितने, ये रहा देखो, दिखा आपको, ये रहा अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट। अर्निंग्स कॉल का मतलब क्या होता है, जब कंपनी ने अपनी अर्निंग्स अनाउंस करी, अर्निंग्स अनाउंस करने के बाद जिस जिसको हमारी परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी सवाल हो वो हमसे पूछे, और वो जो सवाल जवाब किए गए हैं उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई है। ट्रांसक्रिप्ट का यहाँ पर मतलब क्या होगा कि किसी ने सवाल पूछा तो वो भी हम बता देंगे क्या सवाल पूछा, और हमने जो जवाब दिया वो भी हम बता देंगे। मैं क्लिक करूं यहाँ पर अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट पर, देखिए मैंने यहाँ पर जो पीडीएफ है उस पर क्लिक कर दिया, तो ये पीडीएफ ओपन हो गई है ना। और यहाँ पर आपको सारे सवाल और जवाब मिल जाएंगे। देखिए ये कुछ यहाँ से सवाल शुरू होंगे। अरे सवाल जवाब, अरे हाँ ये आ गई आ गई आ गई, ओके। सो ये कोई कोई व्यक्ति है जिन्होंने सवाल पूछा होगा, है ना, तो उस व्यक्ति ने क्या सवाल पूछा, उसका इन्होंने क्या जवाब दिया। ये वो नहीं है यार, मतलब यहाँ पर एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अर्निंग्स कॉल में शेयर होल्डर्स को नहीं, ये लिखा है सबसे आखिरी में, आई वुड नाउ लाइक टू कंक्लूड बाय थैंकिंग अवर शेयर होल्डर्स फॉर देयर कंटिन्यूड सपोर्ट एंड सो ऑन, राइट। सो व्हाट हैपेंस इन अर्निंग्स कॉल इज दैट पीपल आस्क द क्वेश्चन एंड मैनेजमेंट गिव्स द रिप्लाईज, राइट। ये भी बहुत अच्छा सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन का। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि एक कंपनी में मैंने अच्छा पैसा कमाया था सिर्फ क्या सुनकर और पढ़कर उसकी अर्निंग्स कॉल। बता दो आपको कंपनी का नाम क्या और कैसा उन्होंने बोला और कैसा पैसा कमाया। अब कंपनी का नाम मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, मतलब वो एक आध साल पुरानी बात हो गई है। बताता हूँ मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, एक डेढ़ साल पुराना हो गया कि बहुत सारे शेयर्स के अंदर मैं काम करता रहता हूँ। तो उस कंपनी में हुआ क्या था, उस कंपनी ने चाइना की कंपनी के साथ टाइप किया था, और वो जो चाइनीज कंपनी थी उसने बाद में धोखा दे दिया। और उसने क्या करा, फिर ये जो इन्वेस्टमेंट करा था इन लोगों ने, तो उसने क्या करा, दूसरी जी चाइनीज कंपनी थी उसने और फर्दर शेयर्स अपने आप को इश्यू करवा लिए, जिसकी वजह से उसके वोटिंग राइट्स चाइनीज जो ओनर्स थे उनके राइट्स बढ़ गए थे और इनके राइट्स कम हो गए थे। और वोटिंग राइट्स ज्यादा लेने के बाद उन्होंने इस कंपनी को एंटरटेन करना कम कर दिया। यानी जो एग्रीमेंट हुआ था वो ये हुआ था कि हम इस चाइनीज कंपनी में पैसा लगा रहे हैं और चाइनीज कंपनी हमारी कंपनी से माल खरीदेगी। और जब ये हुआ तो शुरुआत में बढ़िया चला, बट चाइनीज प्रमोटर्स ने क्या करा, अपने आप को और शेयर्स इश्यू करवाकर अपना वोटिंग राइट बढ़ा दिया, एंड नाउ दे वोटेड अगेंस्ट दिस कंपनी कि हम आपसे माल नहीं खरीदेंगे। और जिसकी वजह से क्या हो गया, अब जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो तो इसने इस बेसिस पर करा था कि आप हमसे माल खरीदोगे,
तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये कोर्ट में केस चलता रहा लगभग 4 से 5 साल तक, है ना। फिर सिंगापुर में जाकर इसका आर्बिट्रेशन हुआ, और फिर सिंगापुर में आर्बिट्रेशन होकर इस कंपनी के फेवर में जजमेंट आया। मुझे याद आ गया दोस्तों, कंपनी का नाम है किरी इंडस्ट्रीज, किरी, KIRI, किरी इंडस्ट्रीज। तो ये जो किरी इंडस्ट्रीज है ना, इसका शेयर मैंने यहां पर कहीं पर देखा था, इस जगह पर रफली 270 के आसपास, और तब ये उसका जजमेंट चल ही रहा था, चल ही रहा था, और जैसे ही जजमेंट फेवर में आए, ये शेयर ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो गया था मेरे लिए, राइट। मैंने क्या करा था, उसकी अर्निंग्स कॉल की जो ट्रांसक्रिप्ट थी उसको पढ़ा, और उसमें लोगों ने सवाल पूछे हुए थे कि इस केस का क्या होगा, इस केस का फैसला कब तक आएगा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना अवार्ड मिलेगा, एंड सो ऑन। और वो जो अवार्ड का अमाउंट था, जब मैंने इसको कैलकुलेट करा और ट्रांसलेट किया कि इतना इनको अवार्ड मिलेगा, अवार्ड यानी कि वो कोर्ट में केस होता है तो नहीं मुआवजा मिलता है, राइट। वो जब मैंने मुआवजा कैलकुलेट करा तो वो मुआवजा इतना मिल रहा था, जितनी कंपनी की वर्थ थी ना अभी वैल्यू, उससे डबल उनको मुआवजा मिल रहा था। यानी कंपनी थी 2000 करोड़ की, तो मुआवजा मिल रहा था 4000 करोड़ का। यानी वो कंपनी जो मुझे 2000 करोड़ में मिल रही है, उसको कितने मिलने वाले हैं, 4000 करोड़। तो यानी इनडायरेक्टली आई एम गोइंग टू रिसीव 4000 करोड़ बाय पेइंग जस्ट कितना, 2000 करोड़। और जब मैंने ये सारी अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी, तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर हम इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट करते हैं, राइट। वी कैन आस्क क्वेश्चंस टू द कंपनी, वी कैन आस्क क्वेश्चंस टू द कंपनी सप्लायर्स, वी कैन विजिट कंपनी साइट्स। कभी कभी दोस्तों हम ये भी करते हैं डेटा गैदर करने के लिए। डेटा गैदर करने के बाद व्हाट डू वी डू, वी प्रोसेस द डेटा, राइट। एंड प्रोसेसिंग द डेटा का मतलब होता है वी मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। व्हाट डू वी डू, वी कैलकुलेट रेशियोज एंड वी परफॉर्म स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। वो कैसे करना वो हम उधर सीखते हैं, क्वांट्स वाले मॉड्यूल में सीखते हैं, राइट। देन वी प्रिपेयर ग्राफ्स एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉमन साइज बैलेंस शीट, जो हम आगे देखेंगे। ये सारी चीजें हम प्रिपेयर करते हैं डेटा प्रोसेसिंग में। इसके बाद स्टार्ट होती है नेक्स्ट स्टेप, कौन सी, डेटा एनालिसिस की और डेटा इंटरप्रिटेशन की, राइट। और डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का मकसद ये होता है कि जो आप सवाल, जिनके आप जवाब चाहते थे, अब आप उनके जवाब यहां पर ढूंढेंगे, राइट। देन यू आर गोइंग टू डिसाइड एंड देन यू आर गोइंग टू मेक रिकमेंडेशंस, राइट, कि ये शेयर बाय करना चाहिए या फिर ये शेयर हमें सेल करना चाहिए। दोस्तों यू आर गोइंग टू रिपोर्ट द कंक्लूजंस और रिकमेंडेशंस, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट। और फिर उसके बाद ये जो रिपोर्ट और कंक्लूजन हम ड्रॉ करेंगे, उसको, उस एनालिसिस को हमें क्या करना पड़ेगा, समय समय पर अपडेट करना पड़ेगा। और अपडेट कैसे करेंगे, यू आर गोइंग टू रिपीट दिस स्टेप्स पीरियोडिकली। यानी वापस से आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे, नया डेटा गैदर करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, एनालाइज करेंगे, एंड देन यू आर गोइंग टू अगेन मेक द कंक्लूजंस। अच्छा ये पता है ना कि आज अगर मैंने किसी शेयर पर कंक्लूड किया है कि ये शेयर अच्छा है, तो हो सकता है 2 years डाउन द लाइन में बोलूं कि अब ये शेयर अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या सिचुएशंस चेंज होती चली जाती, मार्केट के डायनामिक्स चेंज होते चले जाते हैं। और एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों आज आप देख रहे हैं, वो ये है कि आज से लगभग 1 साल 1.5 साल पहले तक अगर आपको कुछ सर्च करना होता था तो आप कहाँ जाते थे, गूगल पर। आज की तारीख में बहुत सारे लोग गूगल यूज करना ही छोड़ दिए, कहाँ जा रहे, चैट जीपीटी पर। उससे सीधा पूछ लेते भाई तू ही बता दे, क्योंकि गूगल हमें वेबसाइट बताएगा, फिर हम वहां जाएंगे पढ़ेंगे। तू कितना स्मार्ट है चैट जीपीटी, तू हमें समराइज करके, तो खुद सब वेबसाइट पढ़कर हमें समराइज करके दे देगा। तो जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। यानी जो आज से 1 साल पहले तक गूगल के गुणगान करते थे, वो अब किसके गुणगान कर रहे हैं, चैट जीपीटी के। अच्छा चैट जीपीटी ने माइक्रोसॉफ्ट ने स्पॉन्सर किया है, तो एकदम से आपका एनालिसिस चेंज हो गया कि इसके पहले गूगल ऑन द टॉप था, लेकिन अब कौन आ गया ऑन द टॉप, माइक्रोसॉफ्ट आ गया। एग्जैक्टली, तो आपका एनालिसिस चेंज होता जाता है समय के साथ साथ। दोस्तों आप फटाफट ये जो 5 स्टेप्स हैं, उसमें जो जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको एक बार आप फटाफट रीड कर लीजिए। आप में से किसी भी एक से ये 6 की 6 स्टेप्स पूछी जाएंगी। दस 15 सेकंड और बचे हैं बस। हम्म
दोस्तों चलिए अपन एक काम करते हैं, सब एक साथ रिपीट करते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या था? यू हैव टू स्टेट द ऑब्जेक्टिव इन द कॉन्टेक्स्ट, राइट? उसमें आप डिफाइन करते हैं व्हाट आर द काइंड ऑफ द क्वेश्चंस जिसका कि हम आंसर चाहते हैं, राइट? और फिर व्हाट इज द टाइमलाइन दैट इज अवेलेबल टू अस, राइट? फिर सेकंड स्टेप क्या होती है? इज टू गैदर द डेटा, राइट? और गैदरिंग द डेटा में आप कौन कौन से सोर्सेज यूज करते हो? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू द कंपनीज मैनेजमेंट, सप्लायर्स, यू कैन विजिट टू द कंपनीज साइट्स, और असली में एनालिस्ट लोग विजिट करते हैं कंपनी की साइट पर, राइट? दोस्तों थर्ड स्टेप क्या होती है? इज टू प्रोसेस द डेटा, और प्रोसेसिंग द डेटा के अंदर यू मेक एडजस्टमेंट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यू कैलकुलेट द रेशियोज, यू प्रिपेयर द ग्राफ्स एंड सो ऑन, राइट? ये क्या होता है? प्रोसेसिंग द डेटा। द नेक्स्ट स्टेप इज analyze the data and interpret the data, and in this step you seek to find you start to find the answer to the questions that you set as an objective, right? फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? वी रिपोर्ट, है ना, रिपोर्ट द कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन, कि हमारी रिसर्च का आखिर क्या जवाब निकला भाई, ल्यूपिन का शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए, क्यों नहीं खरीदना चाहिए, एंड वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट इट टू अवर ऑडियंस। जैसे कि अगर हम एक ब्रोकर है तो हमारे क्लाइंट्स को ये इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट कर देंगे, है ना? अरे इन इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने की कुछ कोड और स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हम एथिक्स में जाकर पढ़ेंगे, है ना? और एक बार रिसर्च कर दी, फुल एंड फाइनल हो गया, समय समय पर एनालिसिस को अपडेट करना पड़ता है। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टू अपडेट द एनालिसिस, और उसमें वी आर गोइंग टू रिपीट अगेन स्टेप नंबर 1 to 5। इज दैट क्लियर? ये हमने देखा दोस्तों यहाँ पर स्टेप्स, है ना? अब क्या होगा, मैं आपको एक थोड़ा सा सैंपल देता हूं कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, है ना? अपनी एग्जाम थ्योरी नहीं है कि आपको ये पूरा याद करके जाना है और वहां पर पेपर में लिखना है, जैसे हम साइंस का पेपर लिखते हैं तो सोशल साइंस का पेपर, ऐसा नहीं करना है, राइट? दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक सैंपल बताता हूं कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके का आता है। तो जैसे कि उन्होंने यहाँ पर एक आध में क्वेश्चन जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड, जैसे कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, है ना? इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ दिस स्टेप्स इज लीस्ट लाइकली टू बी अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फ्रेमवर्क? हमने स्टेप्स पढ़ी हुई है, उसमें स्टेट द पर्पस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एनालिसिस, ये स्टेप थी। हाँ, कौन सी स्टेप थी? स्टेप नंबर 1। एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा एंड कंपेयर द कंपनी टू इट्स इंडस्ट्री पीयर्स, ये भी स्टेप थी। हाँ, कहां पर थी ये स्टेप? प्रोसेसिंग द डेटा में, ठीक है? कि हम नहीं कर रहे थे एडजस्टमेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा एंड सो ऑन, राइट? रेशियोज निकाल रहे थे। ऑब्वियसली रेशियोज निकालने का पर्पस क्या होता है कि हम हमारी कंपनी के रेशियोज को जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स है उसके रेशियोज से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। डिटरमाइन वेदर द कंपनी सिक्योरिटीज आर सुटेबल फॉर द क्लाइंट, नहीं, ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है, राइट? सो ये आएगा यहाँ पर, बी आएगा इसका करेक्ट आंसर, दैट दिस इज द लीस्ट लाइकली टू बी पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क। इज दैट क्लियर? तो अब वो क्या एग्जाम में करेक्ट आंसर टिक करो, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वो स्टेप्स आखिर क्या थी और हर स्टेप के अंदर होता क्या था। फिर वो पूछ लेंगे कि बताओ इन तीन में से कौन सी चीज स्टेप्स में थी ही नहीं, या फिर दो गलत देकर बोलेंगे बताओ कौन सी स्टेप थी। इज दैट क्लियर? या फिर वो क्या करेंगे, बता देंगे कि हम डेटा का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बताओ वो स्टेप 1 में यानी ऑब्जेक्टिव वाली स्टेप में होता है, या वो एनालाइज वाली स्टेप में होता है, या वो अपडेट में। इज दैट क्लियर? तो इसलिए आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेप्स है और उसके अंदर आखिर क्या क्या हो रहा है। एक बात दोस्तों जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि सीएफए की एग्जाम ना डिटेल्ड एग्जाम है। ये हमारे वो जो स्कूल के पेपर होते थे ना कि राइट एनी ऑफ द 5 स्टेप्स या एनी ऑफ द 4 स्टेप्स, ये वो नहीं है। यहाँ पे वो नहीं चेक कर रहे हैं कि आप कितना याद करके आए, वो ये चेक करके आ रहे हैं कि आपको बारीकी के साथ पता है या नहीं कि कौन कौन सी स्टेप्स है और उनके अंदर एग्जैक्टली आखिर क्या होता है। तो एक काम जो अभी आप लोगों ने शायद मेरे साथ साथ नहीं किया, पर जो आपको करना चाहिए वो ये है कि मैंने यहाँ पर चीजें अंडरलाइन करी, और शायद जब मैंने आपको पढ़ने का बोला था, जो भी आपको 30 सेकंड या 1 मिनट का वक्त मिला था, आपने क्या एक एक वर्ड पढ़ा था, जो मैंने बस अंडरलाइन किया था वही पढ़ा आपने? अंडरलाइन ही पढ़ा था, अंडरलाइन ही पढ़ा था, है ना? क्योंकि आपके पास समय कम था, और ऐसा ही आपके साथ आखिरी दिन होने वाला है, क्योंकि 10 सब्जेक्ट का टेस्ट एक साथ होने वाला है एक ही दिन। ये तो पता ही ना कि सीएफई की एग्जाम सिर्फ एक ही दिन चलती है, और एक ही दिन में पूरे के पूरे 10 के 10 सब्जेक्ट टेस्ट हो जाते हैं। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना कैंडिडेट्स को, वो यही आती है कि 10 के 10 सब्जेक्ट का टेस्ट एक साथ अगर लेंगे तो पोर्टफोलियो भी उसी दिन पढ़ना है, और एथिक्स भी उसी दिन पढ़ना है, और क्वांट्स भी उसी दिन पढ़ना है, डेरिवेटिव्स भी उसी दिन पढ़ना है, सब कुछ उसी दिन पढ़ना है। तो क्या आप एक ही दिन में 10 सब्जेक्ट पढ़ पाओगे? नहीं। रफली जो हमारा मटेरियल मिलेगा ना आपको, नोट्स जो मिलेंगे वो रफली 1500 पेजेस के आसपास के रहेंगे, है ना? अब 1500 पेजेस में से मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर हटा भी दूं तो भी नेट नेट 1200 पेजेस के आसपास तो अपना कंटेंट ही है, 1000 पेजेस तो कंटेंट ही है ना? एक इंसान एक दिन में कितने पेज पढ़ सकता है?
जो 500 पेज कोई नहीं पढ़ सकता, 500 पेज नहीं पढ़े जा सकते, असंभव है। अंडरलाइन देखकर भी शायद 500 पेज डिफिकल्ट होंगे, इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन आपको बहुत गजब की स्पीड लगेगी अगर 500 पेजेस अगर आपको पलटाने हैं तो, है ना। और आपने खुद नहीं बोल दिया अंडरलाइन, यानी आपको अभी से ही पता है कि आपको आखिरी दिन जो पढ़ने का मौका रहेगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन पढ़ने का मौका रहेगा। तो मैं एक जो बहुत अच्छा काम क्लास के अंदर करता हूँ वो ये है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते पूरी जो अपनी किताब है ना, पूरी किताब में मैं आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ। और ये अंडरलाइन कुछ ऐसी होती है कि आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट रीड द अंडरलाइन, यू विल गेट द होल आइडिया कि यार क्या लिखा है। इज दैट क्लियर? क्योंकि आखिरी दिन ये मौका नहीं मिलेगा कि आप एक एक वर्ड पढ़ो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना रहेगा, अंडरलाइन। तो आपको एक काम जो करना शुरू कर देना है वो ये है कि जो मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूं वो आपको भी हाथों हाथ अंडरलाइन कर लेनी है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं हो तो पेंसिल से कर लेना, पेन से नहीं करना होता, बट अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि आखिरी दिन यही काम में आएगा। जो भी कैंडिडेट्स अपने एग्जाम देते हैं वो यही कहते हैं कि सर आखिरी दिन बस अंडरलाइन ही पढ़ लेना तो ही बहुत है, क्योंकि पूरा तो हम वैसे भी नहीं पढ़ पाएंगे, राइट। तो जो मैं अंडरलाइन करता हूं ना वो इतने की पॉइंट्स होते हैं कि आपने सिर्फ अंडरलाइन को रीड कर लिया ना तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि यार इस स्टेप के अंदर क्या क्या होता है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स। इज दैट क्लियर? तो आपने क्या करना है, आपने मेरे साथ चीजों को अंडरलाइन करना शुरू कर देना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। दोस्तों ये हमने आज थोड़ा सा बेसिक कवर करा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फ्रेमवर्क एंड सो ऑन, राइट। अब इसके बाद हम एक छोटा सा बेसिक और कवर करेंगे और वो ये हैंगे वो ये है, हम दो टर्मिनोलॉजी कवर कर रहे हैं। एक टर्मिनोलॉजी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और दूसरी टर्मिनोलॉजी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? दोस्तों इन दोनों में से ब्रॉडर टर्म कौन सी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ब्रॉडर टर्म है या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ब्रॉडर टर्म? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अ ब्रॉडर टर्म। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब होता है कंपनी अपनी परफॉर्मेंस किस तरीके से अपने स्टेक होल्डर्स को, वर्ड मैंने क्या यूज कर लिया, स्टेक होल्डर्स, मैंने वर्ड शेयर होल्डर यूज नहीं करा। कंपनी किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस अपने स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करती है, दिस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो यहां पर दोस्तों स्टेक होल्डर का मीनिंग क्या हुआ? स्टेक होल्डर का मतलब होता है हर वो व्यक्ति जो कंपनी की परफॉर्मेंस से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है या इंटरेस्टेड है। जैसे कि टीसीएस, टीसीएस की परफॉर्मेंस से कौन कौन जुड़े हैं? ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स तो जुड़े ही हुए हैं। दूसरा, टीसीएस के कस्टमर्स भी जुड़े हुए हैं। क्यों कस्टमर जुड़े हुए हैं? क्योंकि अगर टीसीएस बैंक्रप्सी की कगार पर आई तो जो टीसीएस ने कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं वो पूरे कौन करेगा? तो हमेशा आपके कस्टमर्स भी आपकी परफॉर्मेंस में दिलचस्पी रखते हैं। इनफैक्ट आपके सप्लायर्स भी दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि आप डूब गए तो माल कौन खरीदेगा उनसे। इज दैट क्लियर? तो कौन कौन हो गए आपके स्टेक होल्डर? हर वो व्यक्ति जो आपकी परफॉर्मेंस से में इंटरेस्टेड है। इनफैक्ट टीसीएस के जो एम्प्लॉइज है ना वो भी यही कहते हैं कि टीसीएस सही सलामत चलती रहे ताकि हमारी भी जॉब चलती रहे। तो टीसीएस के एम्प्लॉइज भी क्या हो गए, टीसीएस के स्टेक होल्डर्स। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी होगी स्टेक होल्डर, क्योंकि गवर्नमेंट भी क्या चाहती है कि कंपनीज की परफॉर्मेंस कमजोर रहे या कंपनीज की परफॉर्मेंस सुधरे। जब कंपनीज की परफॉर्मेंस सुधरेगी तो ही तो गवर्नमेंट को जीएसटी और इनकम टैक्स और तमाम तरह के टैक्सेस मिलेंगे। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्टेक होल्डर इन द कंपनीज परफॉर्मेंस, राइट। सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब होता है इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टू द स्टेक होल्डर्स। इज दैट क्लियर? ये होता है दोस्तों फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। So financial reporting refers to the way companies show their financial performance, right? किस किस को शो करते हैं? To the investors, to the creditors, जिन लोगों ने हमें लोन दे रखे हैं, and other interested parties। और इन other interested parties में सब आ गए, एम्प्लॉइज आ गए हैं, आपके आपके सप्लायर्स आ गए हैं, आपके कस्टमर्स आ गए हैं, एंड सो ऑन। दोस्तों फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब की जाती है तो कैसे की जाती है? बाय प्रिपेयरिंग क्या? बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। और वो जो कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है, हम एनालिस्ट लोग क्या करते हैं? उसका एनालिसिस करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम डिसीजंस ले पाए। और यहाँ पे डिसीजन नहीं बोला जाता, यहाँ बोला जाता है इकोनॉमिक डिसीजंस ले पाए। इकोनॉमिक डिसीजन मतलब कि हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें या इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करें, या अगर मैं एक बैंक हूं तो मैं इस कंपनी को लोन दूं या नहीं दूं, या मैं अगर एक बॉन्ड इन्वेस्टर हूं, बॉन्ड इन्वेस्टर यानी जो कि कंपनी के बॉन्ड खरीदने की इच्छा रखता है, कंपनी के बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, राइट। तो मैं भी तो क्या हो गया हूं, मैं भी एक तरीके से इकोनॉमिक डिसीजन कैसे लूंगा? बाय लुकिंग एट कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। सो कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पर्पस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का यूज क्या है? यूज इज टू मेक क्या? इकोनॉमिक डिसीजंस, राइट। दोस्तों इकोनॉमिक डिसीजंस का मतलब क्या हो गया? वेदर टू इन्वेस्ट, वेदर टू एक्सटेंड ट्रेड और बैंक क्रेडिट,
आपको ये पता है ना कि जब बड़ी कंपनीज एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसे मान लो मैं हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेरे पास अगर कोई कंपनी आ रही है, एक पेंट्स कंपनी जो मेरे पास आ रही है, क्योंकि इसको पेंटिंग के लिए जो क्रूड ऑयल लगता है वो मैं देता हूँ प्रोसेस करके, तो मैं उसको उधार ऐसे ही दे दूंगा या मैं देखूंगा यार वो उधार देने लायक है भी नहीं कंपनी, है कि भी नहीं, राइट? तो मैं क्या करूंगा, कैसे जज करूंगा कि उसको उधार दिया जाना चाहिए? आई विल एनालाइज देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो बिफोर एक्सटेंडिंग द ट्रेड क्रेडिट और बिफोर बैंक्स एक्सटेंड द क्रेडिट, दे एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट, सो दैट दे आर एबल टू मेक क्या इकोनॉमिक डिसीजंस। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। दोस्तों एनालिस्ट जो एनालाइज कर पाते हैं वो एनालाइज कर पाते हैं कौन सी परफॉर्मेंस, फ्यूचर परफॉर्मेंस एनालाइज कर पाते हैं, या एनालिसिस तो पास्ट और प्रेजेंट परफॉर्मेंस का होता है? एनालिसिस तो पास्ट और प्रेजेंट परफॉर्मेंस का होता है, लेकिन जो ओपिनियन बनाई जाती है वो कब के लिए बनाई जाती है? फ्यूचर के लिए, कि यार इन्होंने ऐसा परफॉर्म किया है, ऐसा चल रहा है, तो आगे क्या होना चाहिए। इज दैट क्लियर? राइट। सो व्हाट डू वी डू? वी इवैल्यूएट पास्ट एंड करेंट फाइनेंशियल पोजीशन, और उसका मकसद क्या होता है? टू फॉर्म ओपिनियंस अबाउट प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर, कि कंपनी आखिर कितना प्रॉफिट जनरेट करेगी इन द फ्यूचर, या कितना कैश फ्लो जनरेट करेगी इन द फ्यूचर। इज दैट क्लियर? और इसी प्रोसेस में एक काम और कर लेना चाहिए जब आप एनालिसिस कर रहे हो ना कंपनी का, तो दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, सिक्के के, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, वन इज रिटर्न एंड अनदर इज रिस्क। अगर किसी स्ट्रेटेजी में या किसी कंपनी में रिटर्न अच्छा है लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है, तो बेहतर है कि वो मत करो, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के तो मौके जिंदगी में और मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी कैपिटल वाइप आउट हो गई तो अगला दाव भी नहीं खेल पाओगे। इज दैट क्लियर? तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में दोस्तों वी मस्ट ऑल्सो आइडेंटिफाई क्या, रिस्क फैक्टर्स, कि इस कंपनी में क्या क्या इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क है। जैसे एक कंपनी दोस्तों, उसका मैंने शेयर क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही कस्टमर है जो सबसे मेजर कस्टमर है। एक कंपनी है, मैं उसके आईपीओ में अप्लाई करने वाला था, लेकिन जब मैंने उसका डिटेल पढ़ा तो मैंने देखा इस कंपनी का 70% सेल्स तो एक ही कंपनी को हो रहा है। इस कंपनी का 70% माल सिर्फ एक ही कस्टमर उठा रहा है, और बाय चांस उस कस्टमर ने हाथ खींचा तो ये तो कंपनी ही गई। मैं उस कंपनी का नाम बता दूं आपको, मतलब ये जिसकी मैं बात कर रहा था वो एक दूसरी कंपनी, लेकिन अब भी एक ऐसी कंपनी है जिसमें ऐसा ही हुआ है। उस कंपनी के जो कस्टमर थे ना वो कंसेंट्रेटेड थे, मतलब उसके ऐसे 1000 कस्टमर नहीं थे, उसके फ्यू कस्टमर्स थे जो फिंगर टिप्स पर काउंट कर सकते हो, और उसमें से 2 कस्टमर ने हाथ पीछे खींच लिया, शेयर 40-50% डाउन हो गया। कंपनी का नाम है ड्रीम फोक्स, है ना? ड्रीम फोक्स करके दोस्तों ये कंपनी है। देखिए मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन बताता हूँ क्या हुआ, ताकि आप भी कभी एनालिसिस करो तो आप जब एनालाइज कर रहे हो ना कंपनी का, तो एट द सेम टाइम रिस्क भी आइडेंटिफाई कर लेना। ये देखिए दोस्तों, ड्रीम फोक्स नाम की एक कंपनी है, और ये ड्रीम फोक्स क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। एयरपोर्ट्स में ना लॉन्ज होते हैं। एयरपोर्ट पे क्या आजकल भीड़ बहुत होती है, तो एक लॉन्ज नाम का कॉन्सेप्ट है। और जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो या बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हो, तो कई सारी बैंक्स आपको ऑफर करती है कि आपको हर 6 महीने में 3 लॉन्ज एक्सेस फ्री। क्या करना होता है उसमें? आप गए एयरपोर्ट में, आपको लग रहा है फ्लाइट में अभी टाइम 1 घंटे का, एक काम करो, कहाँ चलते हैं? लाउंज में चलते हैं। लाउंज थोड़ा सा प्रीमियम फील देता है, जैसे अपन नहीं मूवी थिएटर में जाते हैं मल्टीप्लेक्स में, थोड़ा नहीं प्रीमियम फील आता है वहां पर, है ना? वैसा प्रीमियम फील देता है, प्लस वहां पर खाना पीना फ्री होता है। सबसे मेजर पॉइंट तो अपने यही लगता है कि एयरपोर्ट के अंदर लॉन्ज और लॉन्ज में खाना पीना फ्री। आपने क्या करना है, आपने अपने पॉकेट से अपना क्रेडिट कार्ड निकालना है, क्रेडिट कार्ड वहां पर स्वाइप होना है, पैसे नहीं कटेंगे, बस ये चेक होगा कि आपके इस क्रेडिट कार्ड पर लॉन्ज एक्सेस है या नहीं। चेक हो गया लॉन्ज एक्सेस है, आ जाओ अंदर, आराम से बैठो, जो खाना पीना है लेके खाओ। और वो जो लॉन्ज एक्सेस देता है वो देता है एयरपोर्ट का लॉन्च ऑपरेटर। कौन देता है? एयरपोर्ट का लॉन्च ऑपरेटर। अब ये लॉन्च ऑपरेटर कौन होता है? जिसको वो एयरपोर्ट वाले अपॉइंट करते हैं कि आप यहाँ पर लॉन्च खोल सकते हो, है ना? तो कस्टमर कौन अपोर में? कार्ड किसने दिया? बैंक ने। यूज कौन, लॉन्च कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक लॉन्च ऑपरेटर। लेकिन बीच में आती है कंपनी की जिसका नाम क्या है? ड्रीम फोक्स। और ड्रीम फोक्स क्या करती है दोस्तों? ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ड्रीम फोक्स सर्विसेज लिमिटेड इज एन इंडियन एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर कंपनी। यानी इन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, सॉफ्टवेयर बना रखा है, एप्लीकेशन बना रखी है, और उस एप्लीकेशन में जाकर अब अपना कार्ड जोड़ दो और वो एप्लीकेशन के थ्रू वहां पर लॉग इन हो जाता है। कहां पर? लॉन्च में।
या फिर अगर जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं वहां पर, तो वो जो प्लेटफॉर्म यूज होता है कि भाई ये वैलिड यूजर है या नहीं, वो काम कौन, वो सॉफ्टवेयर कौन प्रोवाइड करता है? ड्रीमफोक्स। अभी पता है क्या हुआ आपको? ये तो पता ही होगा कि इंडिया में जितने सारे एयरपोर्ट्स हैं, तो एयरपोर्ट्स के मैनेजमेंट का जो ठेका मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, वो किसको मिल रहा है? अडानी को मिल रहा है ना। तो आज की तारीख में 25% एयरपोर्ट्स पे जो लॉन्च है उसका ऑपरेटर कौन है पता है? अडानी है। तो अडानी ने और एक और दूसरा लॉन्च ऑपरेटर, इन दोनों ने मिलकर अपना खुद का ही प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया। उन्होंने बोला मिडिलमैन को हटाओ, है ना, जीएमआर एयरपोर्ट्स, जीएमआर इंफ्रा करके, है ना। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि अब हमें मिडिलमैन की जरूरत ही नहीं है, हम तो खुद का ही प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं, बैंक का कार्ड लाओ, हमारे ही सॉफ्टवेयर पर आप स्वाइप कर दो, ड्रीम फोक्स की जरूरत नहीं भाई, लॉन्च एक्सेस हमारा, तो अब इसकी क्या जरूरत। अब आप देखिए ड्रीम फोक्स का शेयर के क्या हाल हुए। ड्रीम फोक्स का शेयर 6 महीने में ही कितना गिर गया, और 6 महीने तो दूर, ये तो अभी मतलब ये 1 मंथ छोड़ो, यहां पर था, ये यहां पर 270 पर था शेयर, और कहां आ गया? 140 पर। कहां पर था? 270 से रफली आधा ही हो गया शेयर, 50% गिर गया ना। 270 का हाफ क्या होता है? 135। 50% शेयर गिर गया। क्यों? क्योंकि जो उसका मेजर कस्टमर था, उसने हाथ पीछे खींच के उसने बोला ये काम तो हम ही कर लेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप। तो दोस्तों इस वजह से इसके शेयर्स तेजी से गिर गए। तो आपको क्या, जब आप एनालाइज करो तो आप रिस्क भी आइडेंटिफाई कर लो, और इसमें एक बहुत बड़ी रिस्क होती है कंसंट्रेशन रिस्क। कंसंट्रेशन रिस्क का मतलब होता है अगर आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर में पैसा लगा रहे हो जिसके दो तीन ही कस्टमर है जो मेजर है, और जिस दिन वो दो तीन ने आपके सर पे से हाथ उठाया, वो पीछे हटे, कि आपकी कंपनी के शेयर्स ऐसे स्वाहा हो जाएंगे। और ये रहा उसका लेटेस्ट एग्जांपल। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो यहां पर ही हमने देखा कि एज पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, यानी जब आप एनालिसिस करो, एनालिस्ट विल आल्सो आइडेंटिफाई क्या? रिस्क फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट द कंपनीज फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी एंड पोजीशन। इज दैट क्लियर? ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमने कुछ एक बेसिक स्टार्ट करा, हम अपने अगले लेक्चर के अंदर इस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ओके।